नमस्कार दोस्तों। 6 बज गए। अपने वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ और आप सब भी हाजिर हैं, इस बात की खुशी है। तो आज हम लोग मिलने जा रहे हैं विभांशु वैभव जी से। विभांशु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। वेलकम। नमस्कार। धन्यवाद दीप्ति जी, धन्यवाद। आइए। तो विभांशु जी के बारे में जैसा मैंने इनवाइट में लिखा था, ये बहुत अच्छे लेखक हैं, निर्देशक हैं और साथ में एक्टर भी हैं। तो ये इनके व्यक्तित्व के 3 पहलू हैं जिससे हम लोग आज जो है वो रूबरू होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत। अच्छा विभांशु जी, ये बताइए कि ये जी विभांशु वैभव आपका नाम है, तो ये वैभव क्या है, तखल्लुस है? जी। दरअसल मेरा नाम अगर जातिगत वो संबोधन से रखें तो पिताजी ने ये नाम रखा था विभांशु, और हाँ श्रीवास्तव लगाते थे वो लोग। लेकिन जी। मैंने पता नहीं उन दिनों ही जैसे साहित्य से उस तरह का लगाव था ना, तो उपनाम रखने की जो प्रवृत्ति थी लोगों तथा की, थी। हाँ तखल्लुस रखने की, तो वो वही हाँ। असर की। निक नेम वैभव था, तो मैंने विभांशु में वैभव लगा दिया। तो अच्छा तो गलत से न जाके, तो वैभव जो घर में पुकारते थे उसी को, वैभव को मैंने यहाँ लगा दिया। तो अपने नाम के साथ एक उपनाम हो गया और मैंने वो जाति की संज्ञा हटा दी अपने साथ। तो इस तरह से ये नाम फिर चलता रहा। और मतलब मेरे स्कूल वगैरह में वही श्रीवास्तव है, लेकिन बाद में जाके जब मैंने ग्रेजुएशन वगैरह से, तो वहां भी मैंने वो तब्दीली कर दी अपने नाम में। तो मैं जाति का संबोधन अपने साथ नहीं लगाता हूँ। तो वो क्या पीछे, उसके पीछे यही एक धारणा थी कि मुझे कोई अपने मेरे जाति वंश से ना जाने, मेरे नाम से जाने। क्या बात है। अच्छा तो कहाँ जन्म आपका कहाँ हुआ विभांशु जी? जी, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक तहसील है पट्टी, वहाँ हम्म। एक छोटा सा गांव है पुमिया, पुनिया। जो जौनपुर रोड पे है। प्रतापगढ़ जौनपुर रोड पे छोटा सा कस्बा है, वहां पे हम्म। मेरा जन्म हुआ। और हम उसी दोई गांव के माहौल में रहे। पैदाइश के बाद हम काफी अरसा बाहर रहे, जैसे ललितपुर, झांसी, सलोन, इन सब जगहों पे मेरे पिताजी का ट्रांसफर होता रहता था, तो इसलिए हम वहां पे रहे। और पैदाइश लेकिन मेरी प्रतापगढ़ की, उत्तर प्रदेश की। अच्छा तो पढ़ाई कहाँ हुई, मतलब पढ़ाई की जो शुरुआत थी जी। वो? जी। शुरुआत कॉन्वेंट एजुकेशन से हुई यहाँ ललितपुर में। ललितपुर ललित। का बहुत, जी, बहुत ही नामवर कॉन्वेंट स्कूल था, जो आज जी। भी बहुत प्रख्यात है। वहाँ से हाँ काफी स्कॉलर्स निकले हैं, बहुत लोग उससे वहाँ से गुजरे हैं। तो हाँ। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, ये सन 69-68 के दरमियान की बात है, कि मेरे पिताजी के साथ कुछ ऐसा घटा कि उनके सस्पेंशन के बाद हम लोगों को गांव आ जाना पड़ा। और अच्छा। गांव में आते ही वो सारी सुख सुविधाएं सब खत्म हो गई, और जीवन का एक दूसरा पक्ष शुरू हुआ, जहाँ फिर प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ता था, जहाँ बिल्डिंग नहीं थी, पेड़ के नीचे मास्टर जी बैठते थे, हम अपनी तख्ती, अपना बैठने का बोरा लेके जाते थे। तो वहां हाँ से पूरा मतलब जीवन का एक अलग ही पहलू शुरू हो गया। जीवन एक मतलब एक, कहते हैं ना कि सुख दुख का जो अगर पक्ष हाँ देखें, तो एक दुख भरा जीवन वहां से शुरू हो गया, जिसको कि, लेकिन मैं दुख का वो उस संज्ञा में नहीं उसको मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि जीवन किसे कहते हैं। दरअसल जीवन मेरा वहीं से शुरू हुआ, जीवन को जानना मैंने वहां से शुरू किया। वहां से। तो और वो बड़ा खूबसूरत, मतलब अभी हमें खूबसूरत लगता है, उस वक्त पता नहीं कैसा लगता होगा। वो जी जी। तख्ती मुतक्का, पेड़ के नीचे मास्टर जी। जी। तो वो तो एक अजीब सा, मतलब आज तो बहुत ही खुशनुमा लगता है, उन दिनों हाँ लेकिन बहुत सी, मतलब एक तो पारिवारिक स्थिति ऐसी हो गई थी। लेकिन मैं, क्योंकि यहाँ की परवरिश जो थी ललितपुर वगैरह की, तो मैं जी। बिल्कुल, जैसे कहे ना कि एक धनाढ्य परिवार के बच्चे की तरह, मुझे हाँ कांटा चम्मच भी चाहिए, मुझे हर चीज, मतलब कोल्ड हाँ ड्रिंक भी चाहिए, मुझे नौकर चाकर भी चाहिए, मुझे, मतलब यहाँ कॉन्वेंट में इवन गाड़ी मुझे छोड़ने जाती थी, मेरा लंच भी नौकर लेके आता था। और अचानक हम ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे कुछ, मतलब खाने का भी कोई ठिकाना, उस तरह से भरपेट खाना भी हमें नहीं मिल पाता, परिवार बड़ा था और वहाँ ऐसी स्थितियां नहीं थी। तो उसका बड़ा मतलब हमारे, हम सबके जीवन पे, हमारे पूरे
इवन कि मेरे पिताजी पे आज भी इस बात का अफसोस है कि उस घटना की वजह से उनके बच्चों की जिंदगी एक अलग मायने में चली गई। लेकिन मैं बहुत मतलब इस बात को प्रिविलेज मानता हूँ कि उसकी वजह से मैंने जीवन की सही असलियत को जाना, सुख दुख किसे कहते हैं वो जाना, रोटी किसे कहते हैं, भूख किसे कहते हैं वो जाना। 2-3 कपड़ों में जीवन कैसे गुजर रहा था, कहाँ लैंप पोस्ट में मतलब लाइटों में बैठ के हम पढ़ा करते थे, सबके पास अपने कुर्सी मेज हुआ, और कहाँ हम आ गए लालटेन की रोशनी में, ढिबरी में रात भर पढ़ना है तो ढिबरी जला के पढ़ रहे हैं। तो जीवन का ये जो अनुभव मिला ना, वो आज तक मतलब मेरे लिए वही मेरे जीवन का पूरा दर्शन बन गया, और उसको मैंने बहुत सजीवता से जिया है, पूरी जीवंतता से आज तक उसको मैं बिसरा नहीं पाया हूँ, और वो मेरी सारी लेखनी में, मेरे भाव में वो कहीं न कहीं उजागर होता है। तो वो लम्हा, वो जो वक्त गुजरा, और 6-7 साल का वक्फा था, तो 7 साल मतलब कैसे उसी में नाते रिश्ते पता चले, सारे सब कुछ एक साथ ना, कि जब आपकी परिस्थितियां बदलती हैं तो सब कुछ बदल जाता है। तो वो जीवन का एक बहुत ही मेरे लिए बहुत ही रोचक प्रसंग रहा, क्योंकि मैं अपनी भाषा से जुड़ा, अपनी बोली से, अवधी से, अवधी मतलब हमारे घर में अब जाके जब मैं वो जाना, और जब हमारा पूरा परिवार गांव आ गया, तब हमने उस बोलियों को अपनी जबान पे लाना शुरू किया। अवधी भाषा बहुल क्षेत्र है वो, तो हम लोग उस अवधी, और 3 त्योहार जाने हमने वहाँ, कजरी सोहर और बन्ना बन्नी जाने, गीत संगीत जाना, लोकोत्सव को जाना, लोकोत्सव को जाना। जी अच्छा, तो मन आपका उछटा नहीं कभी कि मतलब एकदम से सडन जो चेंज था, तो अब सहूलियत तो सारी चली गई? नहीं, बिल्कुल उछता था, बिल्कुल उछता था, और बचपना था ना, बच्चे थे, और हमने तो जितना हम आज हमें ऐसी बात मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया अपने माँ बाप को, क्योंकि मैं स्कूल से आता था और सीधे किचन में जाता था और देखता था कितने बर्तन हैं, और आज भी मेरी आदत है कि मुझे भरपूर खाना चाहिए, सिर्फ रोटी सब्जी से मैं नहीं खा पाता। मैं बर्तन गिनता था कि चावल भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है, तब तो मैं ठहरता था, वरना बैग फेंक के मैं भागता था, और मेरी दादी मेरे पीछे पीछे, मैं जंगल जंगल बाग बाग भागता था, नदी के किनारे भागता था, तालाब के किनारे भागता था, वो पीछे पीछे, और वो गालियां भी देने लगती थी, पालाने के बेटवा, अरे आज तुम मिला तो का हम ऐसे तोड़ा वैसे मारो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। और ये वो वहीं का है कि तब ऐसा होता था कि जैसे चावल मुझे चाहिए ही होता है, आज भी मतलब चावल मेरे लिए प्रिय है। तो जब देखते थे कि अवध में तो चावल जो है, जी, तो ये लोग ना, कभी मेरी माँ, कभी दादी पड़ोस से ला देती थी, तो मैं पड़ोस का फिर और मैं गुस्सा हो जाता था कि मांगा हुआ तो नहीं खाऊंगा, बना क्यों नहीं घर पे। लेकिन मैं नहीं समझ पाता था कि इनकी अपनी क्राइसिस है, ये नहीं बना सकते एक ही चीज, कभी रोटी सब्जी बन रही है या चावल दाल बन रहा है, तो परिस्थितियां ऐसी थी। लेकिन मैंने बहुत सताया, और वो लोग खून के आंसू रो पड़ते थे, अकेले में वो लोग बहुत तकलीफ में रहते थे कि मैं इस बच्चे को कैसे संभालूं। मेरे पिता पे बहुत ज्यादा उसका हुआ। गीता श्री कह रही है जी, गीता श्री कह रही है, आइए मैं भरपूर खिलाती हूँ चावल। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर यहाँ से यात्रा जो आगे बढ़ी, जी, तो फिर कहाँ पहुंचे? तो ये 6-7 साल दरमियान वहाँ 6ठी 7वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। फर्स्ट से लेके 5वीं तक, पहली कक्षा से लेके 5वीं क्लास तक तो वही प्राइमरी स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते रहे, और फिर वहीं का इंटर कॉलेज था, रामराज्य कॉलेज था पट्टी तहसील में, तो वहाँ क्वेड में आया, जहाँ मतलब 5वीं के बाद से ABCD शुरू होती है। कहाँ हम कॉन्वेंट में मतलब नर्सरी से ABCD शुरू हो गई थी, KG 1 से शुरू हो गई थी, और यहाँ 5वीं से ABCD शुरू हुई। 5वीं तो में यहाँ जी, तो 6ठी 7वीं तक यहाँ पढ़ा। फिर पिताजी बहाल हो गए थे। अच्छा, एक मिनट, ये जब कोएड में आप है, या ये कोएड था? जी, ये 6ठी 5वीं से कोएड में आ गए। हाँ, तो लड़कियों के साथ मतलब पहली बार आपने पढ़ाई की होगी, इसके पहले तो ऐसा? ये नर्सरी वाले में कोएड था, लेकिन नर्सरी में वही था कि जैसे किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं कि सब एक झुंड में घूम रहे हैं अपनी मस्ती में, छोटे छोटे बालक बालिकाएं सब, तो उनमें कुछ ऐसा नहीं कि मतलब वहां तो कोई चॉकलेट भी दिखा दे तो आप वहीं घूमने लगते थे उसी के इर्द गिर्द।
और अब जब अब थोड़ा आप सियाने हो गए हैं तो यहाँ हाँ, आए तो यहाँ मतलब एक हो रहा, और वो जमाना थोड़ा सा वैसा था ना कि मतलब लड़का लड़की में जो फर्क हम हाँ, पढ़ते थे आज उससे बात भी करते हैं, लेकिन हाँ। वो सब कुछ मैंने महसूस किया था, वो मतलब परिवार तो में फर्क तो लगता था, जी फर्क आप महसूस करते थे? जी जी हाँ, क्योंकि वो दिखता था ना। इवन मेरी दादी जैसे कि हम बच्चों को तो पहले बुला के खिला देती थी, लेकिन लड़कियों हम्म, को कहती तुम लोग बैठो अभी रुको, इन लोगों को खा लेने दो तब तुम्हें मिलेगा। तो वो उस तरह से, और पढ़ाई लिखाई में भी जैसे इंटर पास कर लिया तो अब तुम रहने दो, अब डिग्री कॉलेज कहाँ दूर है वहां तुम नहीं जाओगी पढ़ने, तो वो सब। लेकिन मेरी माँ भी उस जमाने में बहुत ही जैसे कहते ना कि प्रबुद्ध थी, वो पिताजी के संगत का असर था कि उन्होंने मेरी माँ को भी ग्रेजुएशन कराया उन्होंने, प्राइवेट से ही सही, लेकिन मेरी माँ उस जमाने में साइकिल चलाती थी तो उन्होंने इन बच्चियों को भी साइकिल चलाना सिखाया उसी गांव में। मैं देखता था, हम तो नहीं चला पा रहे, हम तो छोटे हैं, लेकिन अपनी उन बहनों को, अपनी चचेरी बहनों को मैं देखता था कि मेरी माँ उनको साइकिल चलाना सिखा रही, तो वो एक अब लगता है कि कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम था मेरी माँ का। तो उस बिल्कुल जमाने था। में हम बच्चियों को इस तरह से उनको पैंट शर्ट पहना के निकालना, जो सलवार कमीज के बाद कभी उन्होंने कपड़े नहीं पहने, मेरी माँ उनको पैंट शर्ट पहना के अपने साथ घुमाने ले जाती थी तहसील में इधर उधर। तो वो एक अलग सिलसिला था, तो वो फर्क तो था ही मतलब। तो वो आपका मतलब दोस्ती वोस्ती होती थी लड़कियों के साथ कि नहीं? अपना लड़कों आ, की अलग ग्रुप और लड़कियों का अलग? नहीं, भावना क्योंकि वैसी थोड़ी सी तिरस्कृत सी बनी हुई थी तो मैं थोड़ा सा वो दुराव रखता था, मतलब मेरे ज़हन में मेरी भावना में मैं मतलब हाँ, उस तरह की संगत नहीं कर पाता था। और तो वो लेकिन वही बाल सुलभ क्रीड़ाएं जैसी जिस तरह की होती है ना कि वो लड़कियां दोस्ती करने के लिए लालच उलझ देती थी, कभी कुछ ला के, कभी पेन ला के दिखाया जा रहा है, कभी किसी तरह ना कि दोस्ती तो सभी चाह रहे हो। मैं मॉनिटर था तो हाँ, उसलिए सब चीजें उस तरह से ना तो एक आकर्षण पैदा करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन मैं बड़ा दुराव रखता था, ये मैं आज बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि शायद वो परवरिश का ही नतीजा था, या क्योंकि दादी से मेरा बड़ा लगाव था, तो दादी मतलब हमेशा ये फर्क करके चलती थी कि लड़का और लड़की में बहुत असमानता है, दोनों में बहुत फर्क है। लड़कियां तो चलो ठीक है, लड़का होना बहुत जरूरी है, लड़के से ही परिवार चलता है, वंश चलता है, तो वो कहीं ज़हन में मेरे घूमता था। तो वो दोयम है ये मेरे कहीं दिमाग में बसा दिया गया था, और उसका असर दिखता था कि मैं क्लास में स्कूल में भी उनको वो तरजीह नहीं देता था जो कि उनका अधिकार था या जो उनको मिलना चाहिए था। तो वो नहीं, वो सच है जी। तो फिर उन्होंने आपको नहीं सताया, मतलब आपसे, मतलब जब आप उनको इग्नोर करते थे तो जी कहीं जी उनको भी हाँ है? हाँ, तो फिर वो लामबंद हो गई ना, सब एकजुट हो गई, सब एक साथ जुट के ना फिर उन्होंने हमको जो सताना शुरू किया, तो हमको मतलब फिर हम भागते थे क्योंकि हमको वहीं से धीरे धीरे मुझे पता चला कि नारी शक्ति तो बहुत ही प्रबल है। तो उन लोगों ने मतलब जैसे मेरी कुर्सी पे मिट्टी डाल देना, मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें कर देना, तो वो एक मतलब, और लेकिन उसमें भी मैं गुस्सा हो जाता था कि ये किया क्यों, और कोई फिर बताने को तैयार नहीं होता था क्योंकि सब एकजुट होके रहती थी। और उसमें फिर उनको मेरे रोने धोने से, क्योंकि मेरा स्कूल में थोड़ा प्रभाव था, तो वहाँ के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वगैरह से मेरे पिताजी की बैठकी होती थी, तो मैंने शिकायत करी रो धो के, तो उन लोगों को उसकी सजा भी मिली। और उसमें से एक आध लड़कियां अच्छे मतलब वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बेटी थी, उसने मिड टर्म में ही इस वजह से, क्योंकि उनको उसकी सजा मिली, एक बहुत ही अक्खड़ टीचर थे, तो उन्होंने मतलब स्केल से उन्हें पीटा मारा, तो वो उनको लगा कि ये तो बहुत ही अजीब सा माहौल हो गया है, तो उन्होंने इन बिटवीन ही अपना ट्रांसफर करा लिया स्कूल से, वो दूसरे शहर अमेठी चली गई सुल्तानपुर के पास, तो उधर वहां जाके फिर उन्होंने एडमिशन कराया, तो उसको मेरे उस हरकत की का असर भी लोगों पे हुआ मतलब। तो तो फिर बाद में कभी मुलाकात हुई उनसे? अरे बाद में तो वो आज भी मेरी बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हैं, मतलब मित्र हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैं भी तो परिपक्व हो रहा हूँ, मैच्योर हो रहा हूँ, हाँ, मुझे भी सारी चीजें मतलब मेरी सोच में वो सारी चीजें आ रही है ना कि क्या गलत है क्या सही है। जी, तो इवन अब उन दिनों मंडली या कॉलेज स्तर पे प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, तो एक बार पट्टी में ही कुछ स्पोर्ट्स का वो हुआ, तो मैं अपने स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा था, वो अमेठी से आई थी,
तो लेकिन वो इतना मतलब एक तो क्रियाकलाप ज्यादा था, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सामने जाके खड़ा हो सकूं, और मैं नहीं वो हिम्मत कर पाया, मुझे वो साहस नहीं हुआ। कोशिश बहुत की कि जाके मतलब मैं कन्फेस करूं और सॉरी बोलूं, वो लेकिन नहीं हो पाया। और वो सिलसिला जाके बहुत वक्फा गुजरा है, हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाके मिले। जब मैं अपने एडमिशन के लिए डिपार्टमेंट घूम रहा था, वो अलग अपने लिए, तो वो एक झुंड में थी सहेलियों की। और फिर वहां मैंने मतलब मेरी एक सीनियर दोस्त थी, उनसे मैंने पूरा यही जिक्र जैसे आज मैं आपके सामने खुलेपन से बता रहा हूँ, उनको बताया कि ऐसा ऐसा होता है और ये लड़की जो जा रही है ना, ये वही लड़की है, मैंने इसके साथ ऐसा। अरे आप क्यों रुक रहे हो, तुम्हें जाके माफी मांगनी चाहिए, ये तो अच्छा अवसर मिला है तुमको। और तो उनके हौसला देने से, उनके साहस देने से मैं गया और मैंने माफी मांगी। तो उसने कहा अरे नहीं नहीं, इतना वक्त गुजर गया, उसने वाकई माफ कर दिया। और आज शायद ये सुन भी रही हो मुझे, मतलब हो सकता है, क्योंकि वो हर चीज के मेरी उसी दरमियान मेरे लेखनी को, मेरी बातचीत कहीं भी हो रही हो, मेरे नाटकों को, वो सब अपने जानकारी में रखती है। और लखनऊ के जज की पत्नी है वो, आज बहुत बड़ा उनका नाम इकराम है, तो माफी मिल गई मतलब। अच्छा, तो ये आपको मतलब ये कब एहसास हुआ कि आप मतलब आप शुरू से ही क्या बनना चाहते थे? नाटककार बनना चाहते थे, लेखक बनना चाहते थे, या एक्टर? मतलब ये आभास कब हुआ? कोई ऐसा मतलब आप उसको बिल्कुल उसमें आंकने वाली बात नहीं कि मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकता कि मैं एक्टर बनना चाहता था या क्या लेकिन मैं कुछ कलाकार बनना चाहता था। मैं ऐसा शुरुआती उसमें कि कुछ मतलब अपने इस रिवायत से बाहर निकलना है मुझे, ये मेरे दिमाग में कहीं, क्योंकि उसमें साहित्य का बड़ा जोर था। साहित्य मेरे घर में पढ़ने को बहुत मिलता था, मेरे पिताजी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, हिंदी की, तो हिंदी साहित्य तो भरमार था हमारे यहाँ। कोई भी ऐसी मतलब नवोदित साहित्यकार हो, या पुराने प्रेमचंद से लेके अमृतलाल नागर से लेके, या पहला उपन्यास कब लिखा गया होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जयशंकर प्रसाद का, मतलब कोई भी किताब आप मेरे घर में आप हासिल कर सकते हैं। तो वो साहित्य का और कवियों का मेरे ऊपर इतना असर था कि वो ये था कि मुझे मतलब इस तरह की लेखनी में कब मैं शुमार हो सकता हूँ, या मैं इस तरह का कोई निष्पादन कर सकता हूँ, या कोई बात कर सकता हूँ क्या। तो मैं पढ़ता बहुत था, तो वो असर था। और फिर गवई गांव का जब तक वो ना, तो वहां नौटंकियां वगैरह बहुत देखता था, ये धोबी गीत ये सब वहां बहुत हुआ करते थे। गांव मेरा बीचों बीच था, तो इस तरह की बहुत सी, तो वो उस तरह की लोक कला की गाने बजाने। और फिर स्कूल कॉलेज में अपना ये 15 अगस्त 26 जनवरी पे इस तरह से रंगारंग कार्यक्रम, या उसमें प्रहसन या इस तरह की चीजें में भाग लेता था। और युवा मंच करके हमने वहां पे अपनी एक संस्था भी बनाई थी उस बचपने में, जिसमें मेरे नाते रिश्तेदार सब, हाँ, और सब जैसे होली दिवाली में जो बाहर रहते थे, वो छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में इकट्ठे होते, तो सारे बच्चे मिलके मतलब उनको मंच में बना के देता था, और सबसे कहता था कोई न कोई प्रस्तुत, और सारे जितने बुजुर्ग होते थे, पूरे घर मतलब माँ बहन सारी लोग, आसपास के गांव के लोग सब बैठते थे, और सब वो हमारे श्रोता दर्शक होते थे। उनके सामने छोटा बच्चा भी कुछ न कोई प्रस्तुत, कोई न कोई गीत, कोई कविता अपनी सुनाता था, कोई किस, तो इस तरह का समागम हम उन दिनों में ही किया करते थे। तो उसका कहीं एक असर था, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं कि मैं ये लेखक ही, लेकिन मैं कविताएं पढ़ता था, कहानियां पढ़ता था, उनका कोई न कोई असर मेरे दिलो दिमाग पे हमेशा छाया रहता था। तो कौन ज्यादा अच्छा लगता था उस वक्त में लेखक? कौन, किसने ज्यादा प्रभावित किया? शुरुआत, क्योंकि देखिए शेरो शायरी और कविताओं का ज्यादा असर होता है, और वो बहुत ज्यादा मतलब दिलो दिमाग पे छाया रहता है ना, कि ऐसी कविता, जबकि आपके सामने कोई ऐसा कोई प्रेमिका आपके सामने है या नहीं है वो बात दीगर है, लेकिन आप वो कविताएं पढ़ के ना लगता है कि हम भी एक ऐसा बिंब बना लें, हम भी ऐसी बात करें। रोमांस का असर, वो रोमानियत ना आप पे कहीं ना कहीं असर करती है। और युवा भी हो रहे थे ना, धीरे धीरे युवा भी हो रहे थे, तो उस तरह की संगत, उस तरह की बातचीत, या उस तरह का प्रसंग, मतलब हम अपने जैसे खेत में हम जा रहे हैं, तो वहां बकरी चराने वाली
लड़की है या उसके साथ कोई लड़का, तो उनको देख के भी एक अलग तरीके का रोमांच होता था कि यार हम भी ऐसे बकरी चरा रहे होते, हमारे साथ भी कोई ऐसे मेरे साथ टहल रहा होता। तो एक उस तरह की रोमानियत ना, अब वही कहीं दिलो दिमाग में छाया, उसको ही लेके हम कुछ ऐसा अपना टूटा फूटा उद्गार व्यक्त करते रहे। तो कविताएं बहुत लिखना शुरू किया, कविताओं से ही शुरुआत हुई, जिसमें तुकबंदियां मिला के कुछ ऐसे ना, तो टूटी फूटी शब्दावली में, या मेरे पास उर्दू हिंदी का शब्दकोश भी था, तो उसमें से बड़े बड़े शब्दों को निकाल के पिरोना, मतलब कि ऐसे झूठ मूठ का कहें तो मैं अष्ट प्रतापगढ़ी के नाम से शायरी करता था। लेकिन वो किसी रफीक मालूम है ना, काफिया मालूम है, कुछ मालूम नहीं है, रफीक काफिया कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हम बस ऐसे मारे जा रहे हैं उसमें, कुछ शब्द उठा उठा के पिरोए जा रहे हैं ऐसे। तो बस ये है कि अभिव्यक्ति कर रहे हैं अपनी। तो अच्छा, गांव में थे तो फिर अवधी बोलते थे? अवधी आती बहुत अवधी आज भी हम तो इतने साल से बोले कि मौका ना मिले, जब हम अम्मा पापा के पास गई थी तब जाके बोले कि मिले थे। अभी तो ये बोली क्या, बोलियां भी खत्म हो रही है ना, ये अवधी अब जैसे मेरे तक ही रह गई है। अब ये बोली मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों के आगे भी जाएगी, बच्चे भी नहीं बोल पा रहे। सही कह, हम बोली थे तो ना हम अपनी दादी से बात करित रहे अवधी में, दादी गई उसके बाद हमको कोई नहीं मिला कि जिसे हम अवधी में आज तो मिले। हाँ, तो वही है ना कि अब ये बोलियां भी खत्म हो रही थी। ये मेरे लिए बहुत मतलब दुखद बात है कि ये बोली जिसको हम इतने सालों से बोलते आ रहे हैं। मैं इसीलिए घर जाता हूँ तो माँ बाप के साथ मैं अवधी में भी बात करता हूँ, फोन पे बात करता हूँ अवधी में ही, क्योंकि मेरे से न विलुप्त हो जाए। मैं उन शब्दों को ढूंढ के लाता हूँ जो कि आज उनकी भी जबान पे नहीं है, वो भी मतलब तो हम जानबूझ के लेके आते हैं वो शब्द। मेरी बहन है तो कहती है अरे तुम खोज के लाते हो जानबूझ के, जिसका अर्थ ढूंढने में हमें थोड़ी दिक्कत हो। मैं कहता हूँ क्यों दिक्कत हो रही है, तुम लोग वहीं से गुजरे हो यार, तो ये शब्द खो कैसे गए। तो वो शब्दावलियां मैं बचा के रखे हूँ और मैं अपने प्रयोग में लाता हूँ। ये शहरों में नहीं है, गांव में तो अभी भी है, मतलब ये भाषा हम जाते हैं लखीमपुर तो वहाँ तो बोलते हैं लोग खूब बारह। जी, तो वही है कि मतलब लेकिन वो कहीं ना कहीं जिंदा रहनी चाहिए। शहर में आके भले खो जा रही है क्योंकि यहाँ की संगत नहीं है, उस तरह की बातचीत के लोग नहीं है, लेकिन जैसे मैं अपनी लेखनी में उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं जिंदा रखने की कोशिश है मेरी। तो क्योंकि वो बहुत ही, उसकी मिठास अलग है, उसका विन्यास अलग है, उसका उद्गार अलग है, वो नहीं सौंधापन है ना उसमें बड़ी, मतलब अब ऐसे तमाम शब्द है ना जो कि मतलब आज हम उसको मतलब किसी उस पे ले जाके वो नहीं कर सकते, लेकिन उसका अपना एक मतलब जब आप बोलते हैं तो उसकी शक्ति अलग है, उसका एक मतलब प्रभाव अलग होता है। हाँ, दादी गुस्सा होती है तो कहती थी अरे बरी जाओ, तो अभी किसी को समझ अरे हमारी दादी तो गाली भी देने लगती थी, अरे आओ इधर बैजरू के नाती के, आओ इधर उनका फलाने के आओ इधर, तो बाप का नाम लेके ना, पिता का नाम लेके कहती थी आओ इधर उनका त्योहार हम बताई थी। वो मतलब अब लोग उसको नए चरित्रों में ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जमाने में मतलब मेरी दादी हुक्का पीती थी और दबंग महिला थी, तो पूरा उनका होल्ड रहता था, तो और वही जबान में अपना सबको बोलना दौड़ाना सब, तो वो एक और लोक का जो मजा है ना वो तो खत्म हो रहा है। अभी तो गायकी खत्म हो रही है, वो कजरी सुनने को कहाँ मिलता है, सोहर सुनने को आज कहाँ मिलता है, बन्ना बन्नी ये शहरी के जो भी गाने हैं, लेकिन वो उस तरह के लोकगीत वहां तो हर रिचुअल पे गाने थे ना, कटाई बुनाई सब पे गाने थे, तो जात पीसा जाता, तो वो जमाने में तो आटा भी हमारे घर में जात से आता था, तो मतलब वो सिलसिले कहाँ गए, मतलब अब तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अब तो वो गांव भी नहीं रहा, अब हम जाते हैं तो गांव थोड़ी रह गया। अब जाते वो कहते हैं अरे जाके अरे कोका कोला उठा लावा मांग लावा, वो भी कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे हैं। कहाँ पहले कहते थे अरे जा इनारा से भाई पानी ले आवा, ठंडा ताजा पानी निकाल लावा कुआं से। अब वो सिलसिले वहां भी बदल चुके हैं, बदलाव तो हर जगह आ गया। फिर यात्रा आगे कहाँ पहुंची आपकी वहां से? तो
फिर वो जो पिताजी की परिस्थितियां बदलते ही उनका पूरा रुझान इसी पे आ गया कि अब बच्चे पढ़ लिख के एक अच्छे रसूख पे जाएं। और उन्होंने फिर इलाहाबाद, उस समय एजुकेशन का हब था बहुत, उससे बढ़िया जगह नहीं थी, तो उन्होंने फिर इलाहाबाद में आलोपी बाग में घर बना दिया और हम यहाँ केपी इंटर कॉलेज में हमने एडमिशन लिया। और उसके पीछे भी शायद यही रहा होगा कि कायस्थ पाठशाला का थोड़ा सा जोर था, मेरे पिताजी और वो सब उसके मेंबर। तो तरुण कुमार जी कह रहे हैं कि विभांशु जी से उनकी शादी के बारे में जरूर पूछिए। अच्छा। हाँ जरूर पूछिए, बिल्कुल आते आते हैं, वहां भी आते हैं अभी हम लोग। जी। तो फिर तो इलाहाबाद में, हाँ, रिहाइश कहाँ थी इलाहाबाद में आपकी? जी मैं यहाँ एडमिशन करा लिया और फिर केपी कॉलेज से पढ़ाई शुरू हो गई और इंटरमीडिएट किया। लेकिन यहाँ क्योंकि साहित्य का बहुत बड़ा क्षेत्र था और साहित्य का असर मेरे ऊपर पुरजोर ढंग से बढ़ता चला गया था, तो यहाँ मैं हाई स्कूल के बाद से ही ना बड़े बड़े साहित्यिक गोष्ठियों में जाना शुरू कर दिया था। एक लर्नर की तरह ही सही, लेकिन उठना बैठना कभी सम्मेलनों में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, जगह जगह मोहल्ले की साहित्यिक संस्थाएं हुआ करती थी कि ममपोटगंज में अलग चल रहा है, मुट्ठीगंज में अलग चल रहा है, आलोपी बाग में अलग चल रहा है, कीटगंज में अलग चल रहा है। तो हर इलाके की अपनी विचार गोष्ठियां थी या कभी गोष्ठियां हुआ करती थी, तो उन सब में मैं सहभागिता करता था अपनी, जाता था। और फिर क्योंकि टूटा फूटा लिखना शुरू कर दिया था तो धीरे धीरे मुझको भी स्थान मिलने लगा। फिर हम लोगों ने भी अपनी संस्था बना ली। उसका पर्पज सिर्फ यही था कि हम जैसे लोग जो साहित्य में दखल देना चाहते हैं, तो वो जो भी लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, तो उन गोष्ठियों में किसी सीनियर कवि या कहानीकार को, जगदीश गुप्त जी बहुत बड़े कवि थे उस समय, लक्ष्मीकांत वर्मा जी थे, इन लोगों को बुला के इनके सानिध्य में कविता पाठ करना, जो भी नवोदित लोग हैं, या कहानीकार दूधनाथ जी थे, मार्कंडेय जी थे, उनको बुला के उनके सामने कहानी का पाठ करना, फिर वो बताएं कि सही है या गलत है, या व्याकरण सही नहीं है, या जो जिस तरह का विन्यास बनाया जा रहा है कहानी में, ये संभावना क्या होनी चाहिए, किस तरह लिखनी चाहिए। तो ये सब सीखने सिखाने का सिलसिला, और उसमें यही होता था कि जिसकी कहानी का पाठ होगा वो चाय समोसे का इंतजाम करेगा, तो ये जिम्मेदारी उसको दी जाती थी। और उन जो प्रतिष्ठित कवि कहानीकार को अध्यक्षता के तौर पे लाना होता था, उनको लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी होती थी कि रिक्शे पे बिठा के लाना है और उनको घर वापस छोड़ना है। तो ये सिलसिला बहुत ही गहमा गहमी के साथ चलता रहा बहुत, और इसका बहुत मुझे फायदा मिला, इससे मैंने बहुत सीखा। हाँ, यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये संस्कार जो है ना, कि अपने सीनियर्स को बुला के और उनसे समालोचना करवाना, अपने बारे में ये ज्ञात होना कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, कितनी हमारे अंदर संभावनाएं हैं, ये हमारी रचना कहाँ स्टैंड कर रही है, ये इस बात का ज्ञान होना कि हमें ऐसा करना है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल तो ये देखने में जो आता है कि सो कॉल्ड सेल्फ एक्लेम्ड इतने सारे लेखक कवि हैं जिनको अपने सीनियर से कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने लिखा और वो छपे और वो हो गए, परिमार्जन के बारे में वो सोचते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। और ये दुर्भाग्य है क्योंकि हम लोगों का संस्कार या कहें जो पारिवारिक वो मिला हम लोगों को एक दृष्टिकोण उस तरह की, और पढ़ते भी यही थे ना उस जमाने से, कहीं जहन में आया कि दूर तक जाना है तो बुजुर्गों की दुआ ले जाओ। तो मतलब ये क्यों लिखा गया, ये क्यों कभी आज से 50 साल पहले लिखा गया है कि दूर तक जाना है तो बुजुर्गों की दुआ ले जाओ, तो ये दुआ कहाँ से मिलेगी आपको? तो यही संस्कार बनाते हैं ना, जब आप इस तरह से पढ़े लिखे होते हैं, चीजों से गुजरे होते हैं, और ये है कि आप अभी सीखने एक लर्नर बन के चल रहे हैं, तो आपके सामने लोग इतने प्रतिष्ठित लोग हैं जिनका एक नाम एक राम है, तो वो ऐसे नहीं प्रतिष्ठित हो गए हैं, उनके पीछे का इतिहास तो जानना पड़ेगा। मतलब जी 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 उनसे कुछ लेना, उनसे कुछ ग्रहण करना, उनसे कुछ सीखना,
ये वृत्ति जो है ना, ये धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। वो बड़ी बात है कि जी, वो गलत है, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं, आप ये तो जान लीजिए इतिहास में क्या लिखा गया है यार, पुराने लोग क्या क्या लिख के चले गए हैं। आप उसका कोई तो आप एक प्रतिमान बनाएंगे ना, आपके जीवन में कोई प्रतिमान होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि आप ऐसे अनर्गल कुछ भी, चलिए आप अपने कोई प्रतिमान मान के कब तक चलेंगे ना? तो लेकिन ऐसे ही चल रहे हैं आजकल लोग। हाँ, आजकल लोग ऐसे ही चल रहे हैं। वो फिर उस तरह की विविधता नहीं आ रही है ना, तभी तो उस तरह की विविधता कहाँ है, उस तरह का सामंजस्य कहाँ है। आप एकजुट होके कभी कोई बात कह पा रहे हैं क्या? आज मतलब एक छायावाद जैसा एक युग चला, छायावाद में कितने कवि आए, महादेवी जी से लेके निराला जी से लेके पंत जी से लेके कितने लोग हुए। हाँ, तो तमाम मतलब प्रसाद जी, मतलब ऐसे तमाम नए लोगों तक आया, रघुवीर साहब तक लोग आए वहां पे, लेकिन कहाँ उस तरह का जुड़ाव कोई वाद आज चला है क्या? नई कविता के नाम पे सब अपना अपना करते जा रहे हैं, लेकिन वो गठजोड़ नहीं है ना, गठजोड़ कहाँ है, एकजुटता कहाँ है? वही है ना, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। बस वही चला। अच्छा, नाटक की तरफ फिर रुझान कैसे हुआ? दीप्ति जी, दरअसल इलाहाबाद आने के बाद ना, ये साहित्य से जुड़ने के अलावा मैं केपी कॉलेज से ही, क्योंकि वो बचपन का वो नाटक नौटंकी देखना वो भी कहीं दिमाग में घुमड़ता रहता था, और अभिव्यक्ति के सारे हथियार जैसे कहते हैं ना, वो सब टटोल रहा था मैं, और वो मैं उस समय बहुत ही एक अलग ऊर्जा में था कि मुझे कुछ अलग ढंग से अपनी रिवायत पे नहीं जाना। माँ बाप ने सपने देखने शुरू कर दिए थे कि बड़ा प्रबुद्ध है, जीके उके बहुत बढ़िया बात करता है, अच्छी बातें कर लेता है, साहित्य की अच्छी जानकारी है, तो ये आईएएस नहीं तो पीसीएस बनने वाला है। और मैं बिल्कुल अलग ढंग से चोरी छुपे नाटकों की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वहां संगत मिल गई थी कॉलेज में ही, केपी कॉलेज में ही, और हम उस समय जो भी वहां की संस्थाएं थी, समयांतर, एक लक्ष्मीकांत वर्मा जी के भतीजे थे राकेश वर्मा, उनकी संस्था थी, अंकुर अम्बरीश सक्सेना आज बहुत बड़े पत्रकार हैं वो दिल्ली में, तो वो थे, उनकी संस्था चलती थी। बीके मालवीय जी थे, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनकी प्रयाग रंगमंच संस्था थी। तो गहमा में थिएटर का माहौल इलाहाबाद में बहुत ही जीवंत था, बहुत अच्छे काम हो रहे थे, एमेच्योर ही सही, लेकिन एमेच्योर ग्रुप में भी नाटकों की दुनिया में एक बहुत बड़ा परचम था इलाहाबाद का। तो वो संगत मिलती गई और मैं चोरी छुपे उन नाटकों में जाता रहा। उन नाटकों में अभिनय करने से उनकी प्रोत्साहन मिलने लगी, वो प्रोत्साहन मिलने लगा, तो वो लगने लगा कि यार ये बेहतर चीज है, इसमें तुरंत ही मतलब आपको चीजें हासिल हो रही हैं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। और नाटक में उन चरित्रों में घुसने का जो अब तक ये सीख मिली थी, ये दीक्षा मिली थी ये साहित्य से, तो अब जैसे कि मैला आंचल पढ़ा था, सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की कविता पढ़ी थी, अब उनका नाटक बकरी आ गया, तो मुझे लगा इस आदमी ने ऐसी कविता लिखी, अब इस आदमी ने ये नाटक लिखा है, अब इस नाटक में देखो ये ऐसी बातें कर रहा है, गांधी की बकरी, ये गाना पाना ये सब, तो वो सारी संगत, वो सारा जो मेरे में रचा बसा था, उसको स्थान मिलने लगा, उसको जगह मिलने लगा। और फिर मैं नाटकों में वहाँ शौकिया तौर पे जुड़ने लगा सारी संस्थाओं से, वहाँ किसी एक संस्था से बंध के नहीं रहते आप, कल यहाँ थे, कल दूसरे ग्रुप में, जहां भी नाटक हो रहा है आप इधर उधर किसी हर संस्था में घूमते रहते हैं। तो कई नाटक वहां पे किए, और फिर वहीं के जो सीनियर लोग थे जिनके निर्देशन में काम करता था, वो लोग कहे कि हम लखनऊ जा रहे हैं, भारतीय नाट्य अकादमी नाम की एक संस्था है, तो वहाँ एडमिशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार नाटक में तो मैं भी विधिवत चाहता हूँ, ये कब तक ऐसे ही शौकिया करता रहूं, तो मैं भी चलूंगा। तो वो उस दिन था कि जब मैंने ठाना कि मैं नाटक में विधिवत शिक्षा वाकई चाहिए मुझे, और मैं अब ऐसे शौकिया कि यहाँ से उठ के उनके यहाँ, उनके यहाँ से वहाँ, और वो कचरा सा, मतलब वहाँ निर्देशक जो होता था वो कहता था अब यहाँ घूम जाओ, अब यहाँ बैठ जाओ, अब यहाँ खड़े हो जाओ, अब यहाँ रोने लगो, अब यहाँ गाने लगो। तो लेकिन उसके पीछे का क्या तथ्य है, उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, ये तो जुमले हमें आज पता चले ना, उस जमाने में तो कोई बताने वाला भी नहीं था। तो मुझे लगा ये मुझे चाहिए, अब मैं नाटक करना चाहता हूँ, तो इस तरह से। तो लेकिन घर में वो जमाना बिल्कुल विपरीत था, मतलब वो लोग कहाँ दूसरा सपना देख रहे थे,
और मैं इस तरह से जब नाटक के बारे में पता चला कि ये विधिवत नाटक की ट्रेनिंग वगैरह की बात कर रहा है, तो वो बड़ा नागवार गुजरा और घर में एक अजीब सी स्थिति बन गई। मेरा परिवार मतलब बिल्कुल, पिताजी बिल्कुल अगेंस्ट थे, भाई लोग भी बड़े हो गए थे, तो मेरे लोग भी ख्याल से बिल्कुल। अपने परिवार में आप पहले व्यक्ति होंगे जो इस जी तरफ जी बढ़े। जी जी जी, पूरी पीढ़ी में कोई नहीं। साहित्य पढ़ना वो लोग अपने शौक के लिए कि भाई राह चलते, जैसे ट्रेन में आदमी मैगजीन खरीद लेता है, पढ़ता है साहित्य, घर बैठे कोई खाली है संडे के दिन। उस समय साधन भी क्या थे, आपके टीवी भी उस समय में नहीं था, तो मनोरंजन का यही साहित्य पढ़ना, और वो अभिरुचि थी पिताजी की, इसलिए वो ज्यादा उससे पढ़ते थे। और मेरे ताऊ जी थे, मेरे ताऊ जी जो मेरे पिताजी से बड़े थे, उनका बहुत वो मतलब मार्केटिंग इंस्पेक्टर थे। बस उनका एक व्यसन था कि वो शराब बहुत पीते थे, शराब पी के ही वो, मुझे लगता था वो सच्चे इंसान वो पीने के बाद ही होते थे, क्योंकि उस समय वो ज्ञान क्या चक्षु खुल जाते थे उनके। ये जो कह कहे हम लगा पा रहे हैं ना, सिर्फ शायद जानता है इन कह कहों की असलियत, हर किसी के पास ऐसी नजर होती नहीं। तो क्योंकि वो एकदम एक अलग व्यक्तित्व, आप कहाँ मतलब एक अनुशासन में चीजों को देख रहे हैं, हर चरित्र आपका, हर रिश्ता नाता एक बिल्कुल नियंत्रित है, बिल्कुल एक साँचे में ढला दिख रहा है। माँ है तो माँ का ये दर्जा है, पिता का ये दर्जा है। ऐसे परिवार में एक आदमी जो सारी नियंत्रण को तोड़ रहा है, वो सारे मिलाप होके वो कभी चीख रहा है, कभी चिल्ला रहा है, कभी गा रहा है, तो ये कौन है, ये मस्त मौला कौन है? तो यही मलंगपन मेरे में आ गया, मैंने पूरा अडॉप्ट कर लिया उस आदमी को कि वो रात में 2 बजे कह रहे चीख रहा है माँ माँ, अरे माँ कहीं जहां भी होगी आवाज देगी। यार ये कौन आदमी है, ये इसी ऐसे ही किरदार की तो मुझे तलाश है, मैं भी तो इसी तरह का कुछ बनना चाहता हूँ, मैं भी ऐसे बेलाग हो जाऊं और चीखूं और ऐसे मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ। तो वो जो इजहार या जो भी अभिव्यक्ति उनकी इस तरह से वानगी आई, और वो इलस्ट्रेटेड वीकली उस जमाने में इंग्लिश की मैगजीन आती थी, जैसे धर्मयुग आता था, धर्मयुग, तो धर्मयुग की हिंदी की पत्रिका जिसको धर्मवीर भारती संपादित करते थे, और इलस्ट्रेटेड वीकली, दोनों वो लेके बैठते थे, कहते थे अब हिंदी का पढ़ो, अब कहते थे अब इंग्लिश का, उच्चारण गलत होने पे पीटते भी थे, क्योंकि अपने उसमें उनको पता नहीं चलता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उनकी संगत मुझे मिली, मतलब एक अच्छा किस्सा ये है कि उनकी पोस्टिंग पे, उनकी पोस्टिंग मसूरी उसूरी जैसी जगह पे हुई है, हिल स्टेशनों पे, लेकिन उनके परिवार का, ना उनकी पत्नी ना उनके बच्चे कभी उनकी पोस्टिंग पे गए नहीं, लेकिन मैं गया हूँ, महीने महीने रहा हूँ मैं। तो उनका बहुत असर आया, और वो बिल्कुल हर चीज को बिल्कुल मतलब उनकी जो मौज थी, जो तरंग थी, वो आपने पकड़ ली। जी जी जी, वो तरंग और वो जो ज्ञान था उनको, हर आप कोई भी विषय कहें उस पे शेर व शायरी सुनाने का उनको तजुर्बा था, उनको कंठस्थ थी ये चीजें। तो मेरे पिताजी पे काफी कुछ था, और लेकिन वो जो बातें करते थे ना, वो अमूमन सांचे में ढली कोई बात नहीं थी, रिवायत वाली बात नहीं थी, एक प्रबुद्धता नजर आती थी, एक बौद्धिकता नजर आती थी, और लगता था कि ये कोई मसीहा आदमी ही बात कर सकता है। जीवन जिसने बहुत ही गहराई से जिया होगा, तभी वो इतना बेलाग होके सारी बात कर पा रहा है। इसीलिए, और उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता था कि मतलब, इसीलिए वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में कभी बंधे नहीं, और उनका पूरा असर मैंने अपने नाटक में, बाबूजी मेरा नाटक जो है वो उन्हीं के चरित्र को लेके लिखा गया है, और वो मुझे दिखते हैं जब भी वो नाटक होता है, आज पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे होता है, मुझे वो चरित्र ऐसे जीवन दिखते हैं। तो मेरे लिए मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी, जिनको पिताजी मैं कहता था, अपने पिताजी को मैं पापा बोलता हूँ, उनको पिताजी बोलता था, तो वो मेरे सामने जीवंत रहते हैं। तो मुझे लगता है वो मेरे सामने से गए ही नहीं है, आज भी मेरे साथ हैं, आज भी मुझे आवाज देते हैं, आज भी मैं उनके साथ उन लम्हों को जीता हूँ। तो इस तरह से मजेदार। तो फिर यहाँ वही सारी चीजें, लखनऊ, हाँ, फिर उसके बाद वहां से परिवार बिल्कुल उन लोगों को नागवार गुजरा कि ऐसे कैसे, मतलब ये तो जानते बूझते कुएं में कूदने जा रहे होते, और कोई जिसका कोई पता ही नहीं है कि क्या है, और हमारे खानदान में कभी कोई इस तरह से नाटक की दुनिया में या नाटक प्रोफेशन हो सकता है, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। तो लेकिन मेरी जिद थी कि मैं तो यही करूंगा, और मैं मतलब जिद अपने निर्णय से वहां गया, फॉर्म भरा, और मेरा सिलेक्शन हो गया।
सिलेक्शन हो गया तब तक तो वो लोग सोच रहे थे जाने दो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब पक्का हो गया कि अब तो ये जा रहा है, एडमिशन हो गया इसका, अब वो दिन कोहराम की रात थी, रात बहुत काली गुजरी, पिताजी मेरे सोए नहीं और परेशान रहे कि अब तो ये अपनी जिद में। तो मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ के वही मलंगपन आके मुझे कहना पड़ा कि मैं अपनी शर्तों पे जा रहा हूँ, आप लोग कुछ भी निर्धारित कर सकते हैं कि आप, जैसे मैं 4 भाई हूँ तो मैंने मतलब उस बात पे भी कि आप 3 भी मान सकते हैं, आप जो भी जिस भी मद में जाके इस बात को सोचना चाहें आप सोच लीजिए, लेकिन मैं अब यही करूंगा। और ये भी यहाँ तक एक जुमला बड़ा भारी निकल गया था आज सब, क्योंकि आज माजी में हम जाके दोहरा रहे हैं, अतीत की बातें हो गई तो सब खुशनुमा ही लग रहा है, लेकिन मैंने कहा था मैं ना लूंगा ना दूंगा, तो मैं अपनी जैसे भी बेहाल होके जीऊंगा, मैं जी लूंगा और मुझे आप लोग रोक नहीं पाएंगे। तो ये आपने कहा था जी, कि अगर आपको लग रहा है कि मैं आप लोगों से पैसे लूंगा अपनी ये सारी ट्रेनिंग के लिए या आगे जो भी होगा, तो आप लोग उससे बिल्कुल निश्चिंत रहें, ना मैं लूंगा और ना दूंगा, मैं अपनी पैरों पे अपनी शर्तों पे जीवन जीऊंगा, जिस भी हालात में, जीवन में जो भी हालात आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया था उसमें? ये था भाई, ये था कि क्या पैसे बहुत देखे थे मैंने लाइफ में, भुखमरी भी देखी थी, तो जीवन के दोनों पहलू सुख दुख को देखा हुआ था, तो मेरे लिए कोई उसका अलग से कोई प्रकरण या उसको कि अचानक मेरे साथ कोई बाउंडर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो तो मैंने जीना सीखा ही हुआ था, तो वो कहीं पे था। और एक कलाकार, वो भी मैं पढ़ता ही था ना, लोग कहते थे जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, हमको लगा मैं घर फूक रहा हूँ। हाँ, तो वो ये देखिए उसका प्रैक्टिकल अनुभव कब लेंगे, ये जुमले सिर्फ जुमले रह जाएंगे, तो मुझे लगता था यही तो अब आया है जीने का, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। तो बेसिकली आपने जो कुछ भी पढ़ा था, जो कुछ भी आपको ताऊ जी से ये सब संस्कार में जो मिला था, इसको आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ये वक्त था जब आप उसको पूरी तरह से अनुभूत करना चाहते थे, जी है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना? और इसलिए आप बिल्कुल मतलब ठान के निकल पड़े कि इस पार या उस पार। जी दीप्ति जी, वो वही साहित्य का असर, वो शेरो शायरी का असर, वो व्यक्तित्व का असर, वो था कि अब मुझे भी कुछ इस तरह का बन के दिखाना है, क्योंकि मुझे देवत्व की तरह लगते थे उस जमाने में। मैं जब अमृतराज जी, प्रेमचंद जी के बेटे से मिलने गया, महादेवी जी के सामने जब साक्षात बैठ, मुझे लगा ये देवत्व लोग हैं यार, ये इस दुनिया के लोग नहीं है, मुझे तो कुछ ऐसा ही कुछ हासिल करना है यार, कि मतलब इस मुकाम पे कैसे पहुंचा जाता है। या उस समय नाटक के हबीब तनवीर साहब आए थे, तो तब तो मैं बिल्कुल अधकचरा था, तो मुझे लगता था ये आदमी कौन है यार, ये लोग कैसे यहाँ तक पहुंचे होंगे, इनकी दुनिया मुझे जाननी है, खगालनी है, मुझे इसी दुनिया में रवा होना है। तो वो पुरजोर मतलब मेरे अंदर वो उमड़ता रहता, मैं पूरी रात जागता था, पूरी वैसे छत पे टहलता था कि वो निष्पादन कब होगा, वो आउटलेट मेरा कब होगा, मैं घूम रहा हूँ। और यही था कि मतलब जिद ऐसी थी कि मतलब विस्फोट हो जाता, तो वो पिताजी इतने सम्रांत, इतने समझदार तो थे ही कि मतलब एक आदमी जो जाने दो, मतलब देखते हैं ना, निकल के ही तो सड़क पे जाएगा तभी तो पता चलेगा धूप छांव का क्या है, तो इसे खुद से देखने दो, नहीं तो दुनिया तो यही है, आदमी की वापसी भी तो होती है। तो उन्होंने शायद थोड़ी छूट दे रखी, और ऐसा नहीं, उन्होंने मतलब गाहे बगाहे कुछ चीजें उनको ऐसी मुझे मिलती थी कि वो कहीं नेपथ्य से मुझे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी कभी कभी लगा, मेरी कॉपी में आज मैं देखता हूँ तो जब मैंने एडमिशन करने के बाद 2-3 महीने में माँ की जिद पे, माँ के रोने पे मुझे आके उनके लिए आना पड़ा इलाहाबाद, तो मैंने देखा कि मैं अपनी कॉपी वहीं रख के चला गया था, उन्होंने उस पे लिखा कि वो भी किसी पता नहीं मैं नाम अभी शेर किसका शेर था, मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल के रास्ते में मेरा कारवां तो है। अब ये आदमी वहां मेरी कॉपी में लिख के चले गए, तो मुझे लगा ये तो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं यार, मेरा कारवां तो बढ़ चला है। हाँ, देखिए ना, वो इतना जो इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी वो यूं ही तो नहीं थी, है ना? वो पुस्तकें और वो सारा का सारा जो कुछ भी, तो कहीं ना कहीं साहित्य से, कला से उनका जो जुड़ाव था, और वो देखना चाहते थे आपको उस रूप में। लेकिन शायद एक पेरेंट्स का एक ये होता है ना कि बच्चों का फ्यूचर वो जो है ना वो
इंडिसिसिव या वो नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि फ्यूचर ऐसा हो कि बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित, है ना। जी मतलब जो कला का क्षेत्र है, इसमें तो कुछ नहीं पता, है ना। जी जी, अनिश्चित है ना, सब सब अनिश्चित है, अनिश्चित है, और सब पेरेंट्स अनिश्चित। हमेशा अपने बच्चों का फ्यूचर जो है उसमें एक निश्चितता चाहते हैं कि जी जी, तो वो उसी तरह इस प्रोटेक्टिव होते हैं ना कि आदमी हाँ, बिल्कुल उसी लीग पे चले जिस लीग पे पूरी जी, जी, पीढ़ी चलती आ रही है। तो वो नहीं, वो गलत मैं नहीं ठहरा हूँ, उनको गलत हाँ, नहीं ठहरा। वो हाँ, पिता की सोच, आज मैं भी पिता बना हूँ तो मुझे भी तो अब वो भावनाएं मेरे में भी जागी है ना, कैसे भी। लेकिन हाँ, कैसे कैसे उन परिस्थितियों में भी वो भी लिबरल हुए, कैसे वो भी ना मुझे लेके थोड़ी भावना उनकी उस तरह से पैदा हुई, क्योंकि उन वो खुद ही सोच रहे होंगे कि दरअसल बीज रूप तो मैं ही हूँ, हाँ, है बिल्कुल ना। वो बीज ही रूप है। तो उन्होंने ही सोचा कि मैंने तो प्रोवाइड किया है ये किताबें। वही जो वो किस्से कहानियां साहित्यकारों के बताते थे कि अरे जी, याद है एक बार निराला जी नेहरू जी के लिए कलेजी बना के दारागंज से लेके आनंद भवन तक गए। तो हाँ, मुझे लगता था ये निराला जी, वो तोड़ती पत्थर लिखने वाला, अबे सुन बे गुलाब फूल मत कर पाई तूने खुशबू आप, ये वो हाँ, कभी हाँ, कलेजी बना के नेहरू जी के लिए जा रहा है। और हाँ, वहां दरबान कहता है कि नहीं कौन हो तुम, उनको गुस्सा आ गया, उसके मुंह पे फेंक के वो चले गए, कहा कि बोल देना कि निराला जी आए थे। लालायत, और वो नेहरू जी वहां से मतलब भाग के गए उनसे मिलने के लिए। तो हाँ, हाँ, ये सरोकार, ये बातें तो कहीं प्रभाव डालेंगी ना। तो ये सब उनके मुंह से सुना था मैंने उस जमाने में। तो शायद ये है कि आज भी मैं ये बात बहुत अच्छे ढंग से कह पाता हूँ कि मैं अपने पिता का अंतस हूँ, बाकी सारे भाई ना बाहरी है, उनका इनर कोई है तो वो मैं हूँ। आउटर वर्ल्ड के सारे लोग हैं जो पैसे और दीन दुनिया में मुब्तला हैं, क्या, वो उनके आउटर वर्ल्ड के लोग हैं। अगर इनर कोई है तो वो सिर्फ इकलौता मैं। सही, सही, सही। जी, तो तो फिर लखनऊ जब आप पहुंचे, बीएनए, जी है ना, तो जी, हाँ, बिल्कुल नई तो दुनिया, अलग हाँ संसार। हाँ, अरे अरे बिल्कुल। और मजे की बात कि जो सीनियर मेरे साथ गए थे उनका किसी का एडमिशन नहीं हुआ। और अच्छा, और मैं एक तरह से अंडर एज था तो उस हाँ, जमाने में, तो हाँ, बहुत अच्छे ढंग से मेरा इंटरव्यू हुआ। मनोहर सिंह थे, एम के रैना साहब थे, राज बिसारिया साहब थे, ये लोग पैनल में बैठे थे, कृष्णा कक्कड़ थे, बहुत बड़े साहित्यकार लखनऊ से ही थे। तो ये लोग वहां पे इंटरव्यू में थे, मेरा बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ। एक जुमले पे ही सारा साक्षात्कार मेरा सफल हो गया। और उसके बाद जो राज बिसारिया वहां पे मिले, हमारे गुरु, जी, जो वहां के निदेशक थे, हाँ, क्या बात आप है। जानती हैं उनको। हाँ, तो बिल्कुल, उनका व्यक्तित्व तो मतलब हाँ भव्य। हाँ, और वो अरे वो जब छवि मेरे सामने आई और उनका जो पठन पाठन का पूरा, मतलब सुबह 9 बजे से क्लास चलती है, रात को 8 बज रहे हैं, मतलब और धारा प्रवाह बोला जा रहा है आदमी, दीन दुनिया की सारे मतलब पृष्ठ खोल रहा है जिसको कभी देखा नहीं है। मतलब चरित्र की उन गहराइयों में जाके बातें करना, उन पहलुओं को उजागर करना, किस मतलब कि जीवन की क्या मतलब परिभाषा है, जीवन जीने का ढंग क्या होना चाहिए, नाटक किसे कहते हैं, अभिनय क्या है, और ये नाटककार कौन कौन से हैं। तो इंडियन ड्रामा की बात कीजिए, अपनी लोक शैलियों की बात कीजिए, तो एक नया वितान, एक नया आयाम जीवन का मिला। और वो आदमी मतलब आज अगर कहें ना तो थिएटर का उनसे बेस्ट कोई गुरु नहीं है। नहीं है, सही कह रहे हैं। उनको जो तजुर्बा है वो आज किसी को हासिल नहीं है। और बिल्कुल। छात्रों को उनकी सद्बुद्धि, उनके ज्ञान के मुताबिक कैसे लेके उस रीच पे पहुंचाना है, हम्म। कैसे उस पराकाष्ठा पे लेके जाना है, हर कटहरा हर सिखाते छात्र हुए। की रेंज, हर छात्र की रेंज क्या है, इसे जानते हुए, हाँ। बिल्कुल बखूबी। और ये इस बच्चे की ये क्वालिटी है, इसका ये है, मतलब। और अंग्रेजी के उन जुमलों को हमने, आप सोचिए कि अंग्रेजी ऐसे ही जानते थे, वो शब्दों का इस्तेमाल करना हम नहीं जानते थे।
लेकिन उनसे हमने शब्दों, वो जुमले अंग्रेजी के इनसिक्योर एक शब्द होता है जो मैंने पहली बार 84 में उस तरह से सुना, सेंटेंस में सुना, तो वही इस्तेमाल कर बैठा मैंने अपने पिताजी के लिए कि मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं। देखिए कैसे एक आदमी ने क्लासरूम में, मिस्टर राज बिसारिया ने कहा कि किसी कैरेक्टर के एनालिसिस में बताया कि वो इनसिक्योर फील करता है, हैमलेट इनसिक्योर फील करता है। तो मैंने कहा मैं भी हैमलेट हूँ, मैं भी इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। तो ये किसे जानना चाहिए? मेरे पिता को जानना चाहिए। तो ये वो जुमले का इस्तेमाल करके मैंने भेज दिया उनकी नींद हवा। वो शब्द का सही अर्थ तो वो समझ रहे हैं ना, वो समझ पिता पुत्र की उस भावना को वो उन्होंने, चिट्ठी का जमाना था, फोन नहीं हुआ करते, तो उन्होंने बाकायदा अंतर्देशी लिखी जिसमें कि ये मेरे लिए तो बड़ी अफसोसजनक बात है कि मेरा बेटा इनसिक्योर फील कर रहा है, मेरे ये जिंदा रहते तो ये मेरे लिए तौहीन की बात है कि मेरा बेटा इनसिक्योर फील कर रहा है। वो वजह क्या है मुझे बताओ, तुम एकदम इनसिक्योर कभी किसी कीमत पे नहीं तुम्हें फील करना चाहिए। तो इस तरह से मतलब देखिए कि हम यहाँ के पाठ्यक्रम से, यहाँ के जुमलों से कैसे परिवार में भी जुड़ रहे हैं, कैसे चरित्रों में जुड़ रहे हैं, कैसे रिश्ते नातों में जुड़ रहे हैं। तो वो जो विविधता आई ना, वो जो आयाम सामने आए, उन्होंने आपको स्टेप अप करना शुरू किया। और इसके माध्यम से, इन सब चीजों के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से एक अपने ही रिश्ते नाते, घर परिवार के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिलता है ना, पूरा का पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ थिएटर करते करते या कविता कहानी या साहित्य की दुनिया में उस गलियारे में घूमते गुजरते, तब भी वो पराकाष्ठा या उस तरह का विचार विमर्श नहीं पैदा हुआ था। तब भी दृष्टिकोण थे, आपका अपना आकलन नहीं था, पॉइंट ऑफ व्यू मिले थे हमें, लोगों के दृष्टिकोण थे। लेकिन यहाँ मैंने खुद से अपना आकलन करना सीखा। नाटक पढ़े, नाटकों के चरित्र जाने, स्त्री पुरुष की का आकलन अब अपनी बुद्धि से, अपनी भावना से करना शुरू किया कि क्या गलत है, क्या सही, क्या होना चाहिए था। अभी लोगों के दृष्टिकोण जाने थे मैंने, अभी सिर्फ मैंने लोगों के दृष्टिकोण जाने थे, अब मैंने अपनी व्याख्या प्राप्त की। हाँ, तो फिर जब ये आपने नाटक किए कलाकारों के साथ, दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ, उसमें लड़के भी होते होंगे, लड़कियां भी होती होंगी, तो उनके साथ इंटरेक्ट करके और तो कुछ आपका परसेप्शन बदला लड़कियों के प्रति जो बचपन? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि यहाँ आने के बाद वो सारी विचार भावनाएं जो भी उस तरह का परसेप्शन दिमाग में था वो सारा बदल गया। इवन मतलब यहाँ उन जो हमारी क्लासमेट यहाँ ड्रामा स्कूल में थी, उन लोगों के साथ जिस तरह से हम बैठ के नाटक कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, कभी कोई प्रेमिका बन रही है, कभी कोई पत्नी बन रही है, कभी वो माँ बन रही है, कभी दादी बन रही है, कभी वो दोस्त बन रही है, तो वो एक ही व्यक्तित्व में, एक ही अभिनेत्री आपके साथ कितने रिश्तों में जुड़ रही है, अलग अलग भावना से जुड़ रही है। तो वहां एक जो मतलब आप और वो जो मेरी परवरिश की सारी चीजें थी वो कहीं गड्ढमड्ढ हो रही हैं, वो जो कहीं एक दुराव छुपाव जो था, वहां से मतलब परसेप्शन ऐसा बदला कि मैं अपनी बहनों के प्रति मेरी एक अलग ईमानदारी पैदा हुई, उनके आंसू, उनकी बातें, अपनी माँ के लिए मेरा जो था कि माँ, मैं मान के चलता था माँ ऐसी ही होती है, उनका रोना ऐसे ही रहेगा। तो लेकिन वो माँ का वो एक आंसू अब तड़पाने लगा मुझे। एक बहन का राखी के दिन एक बात ना कर पाना, मैं बेवल हो जाता था, तड़प जाता था कि आज राखी का दिन है और मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी चचेरी बहनों से उस तरह का मेरा मेल जोल नहीं हो पा रहा। तो अब सारे रिश्ते मेरे सामने ऐसे जीवंत होके खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक तो ये भी कि अब मैं दूर हो गया हूँ उन रिश्ते नातों से, अब उनकी तड़प पैदा हो रही है और उनके नए अर्थ, उनके नए मायने मेरे सामने आ रहे हैं, उनकी नई संवेदनाएं मेरे सामने आ रही हैं। वो संवेदनाएं मुझे बहुत गहरे जोड़ रही हैं अपने उन रिश्ते नातों से। ये तो चरित्रगत हैं, ये तो नाटकीयता है, नाटक के हैं, लेकिन इनके मार्फत में अपने उन जीवंत रिश्ते नातों से बहुत ही गहरे जोड़ने लगा। उनकी भावनाओं को कहते हैं ना, मतलब आप एडॉप्ट करते हैं ना चीजें। यहाँ जैसे दिख रहा है कि एक बहन रो रही है,
तो मुझे अपनी बहन याद आ रही है ना, तो मैंने वहां से कनेक्ट किया, तो मैं बिल्कुल रियल हो रहा हूँ, मेरे आंसू वैसे ही आ रहे हैं, मैं इस लड़की जो बहन बनी है इसके साथ में वैसे ही जल करके आ रहा हूँ, वैसे ही भावना चित्रगत लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे जहन में मेरी बहन कौन गई है, मेरे में वो भावना जाग गई है, वो इमोशन पैदा हो गए। तो इस तरह से एक नया संस्कार पैदा हुआ, एक विचार विमर्श के तौर पे, नए परसेप्शन के तौर पे, हर चीजों को देखना, अपना दृष्टिकोण पैदा कर पाया अब यहाँ नाटकों की दुनिया में आके। और तमाम तरह की विविधता थी यहाँ भी लाइब्रेरी थी, तब ये अकादमी की बिल्डिंग भी नहीं हुआ करती थी, किराए के मकान में हम लोग पढ़ना शुरू करते थे, और वही जो कह के निकला था वो भारी पड़ा मेरे लिए, न लूंगा न दूंगा। 250 रुपए का स्टाइपेंड स्कॉलरशिप मिलती थी, उसमें रहना है, दोनों टाइम का खाना खाना है, आना जाना भी करना है, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मिलते थे तो उसकी भी आपको इसी पैसों से सब भरपाई करनी। तो बड़ा कष्टकारी रहा वो, मतलब वो भारी पड़ गया, लेकिन विकल्प पड़े थे वो, मतलब वही है कि मतलब मैं कभी डिगा नहीं, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि उसमें इसको संकट आया या भूखा रहा तो एक दिन आके रो पड़ा कि नहीं पापा मुझे पैसे चाहिए, या भाई मेरे मुझे पैसे चाहिए। कोई आदमी अपने उन्हीं पैसों में जी के दिखाया मैंने 2 साल, बहुत ही गंदी बस्ती में रहता था जी। हाँ, एक बात कहना चाहेंगे, हमें लगता है कि कभी कभी हमारे जो शब्द होते हैं ना, जो अनायास निकलते हैं हमारे मुंह से, वो ही हमारा हौसला बन जाते हैं। ये जो एक जिद थी जो आपने कहा था कि न लूंगा न दूंगा, तो न लेने वाली जो बात आप कह के निकले थे ना, वो जिद जो थी और वो शब्द आपको भर गए जी, कि हटना ही नहीं है, झुकना ही नहीं है, ये तो कह के निकला हूं तो अब ऐसा ही करना है, इन्हीं शर्तों पे जी, है ना। तो अपने शब्द कभी कभी बहुत हौसला देते हैं, मतलब खुद के कहे हुए, है बिल्कुल ना, बिल्कुल, वो मानक बन गए ना आपके लिए, मानक बन गए। वो मानक बन गए हैं, आप उससे हाँ, नीचे नहीं जा सकते, आप अपने घुटने आप नहीं मोड़ सकते, आप जिस बुलंदी से बोल के निकले हैं, आप उस शब्दों की गरिमा को अगर आप महसूस करें तो आप उससे डिग नहीं सकते हैं। अब आपको जिंदा अपने व्यक्तित्व का वो असर चाहते हैं तो आप उससे लरज नहीं सकते, उससे कमजोर नहीं पड़ सकते। तो वो वही हौसला देता रहा, वही शायद जिंदा रखा, वही मेरी ताकत बन गया, मेरी ताकत बन गई। और वो बहुत मतलब साथ के साथी भी थे मेरे जो बैचमेट थे, तो वो मदद थोड़ा बहुत, घर से टिफिन लाते थे तो 2 रोटियां बढ़ा के लाते थे कि भाई ये तो दूर से आया है, भूखा रहता है। तो लेकिन हमने कभी वो नहीं किया, कोई मिन्नत नहीं किसी के सामने, कोई वो नहीं किया, जीते रहे, क्योंकि ध्येय कुछ अलग था, ध्येय कुछ और था। अच्छा, कलाकार जो होता है ना बहुत भावुक होता है, और हमें ये सिखाया ही जाता है अपनी भावनाओं को हम पहले उनका उद्रेक स्वयं करते हैं और फिर उनको फिर कंट्रोल में लाते हैं कि किस तरह से उनका प्रस्फुटन हो, हमें दिखाएं। तो भावनाएं जो है ना, मतलब हम संवेदनाओं से ही घिरे रहते हैं। जी जी, कलाकार जो है, चाहे लेखन हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे जो भी हो, तो जब हम इतने ज्यादा इन इमोशंस में होते हैं तो निश्चित रूप से हमारा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो बहुत जी आसानी से और जल्दी जल्दी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब बिना हम संवेदना का ट्रैप हो तो जाते कलाकार वो नहीं हो सकता। हैं, है ना। संवेदना ही तो हमारी पूंजी है। जी जी, संवेदना ना हो तो फिर कोई बात कहने का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, फिर तो आप एक पत्थर हो गए ना। आप में तो संवेदनाओं का ही असर है कि आप अलग अलग बातें कह पाते हैं, अलग अलग जुमले ले आ पाते हैं, आप अपना वो तो अभिव्यक्ति दे पाते पहली बार आप कब ट्रैप हुए? हैं। जी, फर्स्ट, पहली बार आप कब ट्रैप हुए इसमें, मतलब फर्स्ट इनकाउंटर, उसको इन्फेचुएशन कहिए, उसको क्रश अच्छा, कहिए, हाँ हाँ, उसको अच्छा, आप तो मतलब लम्हों को ला रही हैं कि आपने पहली बारिश कब देखी है, हाँ यही कहना चाह रही है, आपने पहली बार फूल कब देखे, सुगंध कब पता चली आपको। जी जी। तो देखिए, हाँ, साहित्य का और ये जो रूमानियत की, शेरो शायरी में भी रूमानियत इतनी बिल्कुल। भरी पड़ी है कि मतलब अरे, दूसरे विषय कम मिलेंगे, रूमानियत में सराबोर तो पूरी पीढ़ी की पूरी पीढ़ी उसमें बिल्कुल मुब्तला दिखेगी आपको। बिल्कुल तो बिल्कुल।
उसका असर कहीं न कहीं होगा जब आप उसको दोहरा रहे हैं, तो कहीं वो पहला अगर उस तरह से कहें तो वो छुटपन में जैसे होता है ना, आप किसी को ऐसे अच्छा देखने लगते हैं कि कोई सौंदर्य की तरह ना, कि कोई एक चेहरा है जो आपको लुभाता है, जो आपको अच्छा लगता है, बस उसको देख लेने से उसकी मुस्कान ही आप पे कोई एक असर छोड़ देती है और आप बिल्कुल निश्चिंत रहा करते हैं। आप बस इससे ज्यादा कोई हवाला होता नहीं है, बस देख लिया, बहुत ये सुंदर है, ये अच्छी है, ये हंस मुस्कुराती बहुत बढ़िया है, तो बस वो ऐसे ही रहा। उसका कोई उस तरह से न इज़हारे बयां कोई। हाँ? कितने बड़े थे आप तब, उम्र क्या थी आपकी? यही मतलब 10 11 साल 11 साल की उम्र रही होगी। तो बस देखना बड़ा अच्छा लगता है सच में उसको, वो मुस्कुराते हैं तो बस इतने में ही दिल खिल गया है ना। जी वो एक एहसास ना, आपकी फीलिंग्स है, मतलब वो बस एक बार देख लेना ही आपको, क्योंकि अब उस पे ही उसको किसी कहानी में या किसी शेर में उसको आप ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, वो आपके लिए एक चांद मिल गया ना आपको, एक चांद है जो दूर से ही नजर आ रहा है, खूबसूरत, आप उस चांद को ऐसे यहीं से निहार रहे हैं, उसको हासिल करने की तमन्ना हो ही नहीं सकती ना, उसको उस तरह की भावना पैदा भी नहीं होती, बस एक चांद है। पाना खोना उस वक्त कुछ होता ही नहीं है, कोई वो मतलब कहीं जहन में दूर दूर तक कौन ही नहीं सकता था, बस वो एक चांद था जो नजर आया उसको बाल उम्र में, बालपन में, तो उसको दर्जा में नहीं दे सकते। जी नाम याद है चांद का? नाम याद है चांद का? नाम दोहरा के तो कुछ गफलत हो सकती है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। बेनाम ही रहने दीजिए। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। जी तो उसके बाद यहाँ हम करते रहे, और तो वो तो एक छुटपन का 11, अगर आप उसको सिलसिलेवार ढंग से भी है, ऐसा होता है मतलब नहीं, और देखिए उस जमाने में आप सोच सकती हैं कि मतलब गुनाहों का देवता आप 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसका क्या असर होगा भाई, वो कहाँ निकलेगा यार, आप समझ नहीं पा रहे हैं उस रूमानियत को, उस प्रेम प्रसंग को, उस पराकाष्ठा पे आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ दिख रहा है, एक दुनिया दिख रही है, एक मतलब प्रेम की कोई दुनिया दिख रही है, और लग रहा है इस दुनिया में मेरा प्रवेश कब होगा, ये दुनिया मेरी कब होगी, ये जो है ना, तो वो अब आप उसको दोहराए भी जा रहे हैं, 6ठी से 7वीं में पढ़ रहे हैं, 8वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़ रहे हैं, आप उसको उस प्रसंगों को दोहराते जा रहे हैं। अब आपको 10वीं 11वीं में आके लगता है कि मैं ही तो चंदर हूँ, मेरी सुधा कहाँ है, और वो इलाहाबाद के परिवेश में है वो पूरा उपन्यास। अब आप उसी गली चौराहे से गुजर भी रहे हैं, उन पेड़ पौधों से गुजर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस से गुजर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं चंदर यहाँ तो भ्रमण कर रहा हूँ, इस गलियारे में मेरी सुधा कहाँ है। तो मिली सुधा फिर इलाहाबाद में, मतलब एक लम्हे के लिए, कुछ पीरियड के लिए एक सुधा टकराई थी, लेकिन वो जैसे होता है कि वो तो उसका कोई इतिहास बनता नहीं है, वो इतिहास लिखे भी नहीं जाते, वो विलुप्त हो जाते हैं, बस वो आपके ऐसे जीवन में कुछ एक अलग कुछ भावना पैदा करके निकल जाते हैं, जो आपको बना जाते हैं, कुछ एक रंग आप पे फेंक के चले जाते हैं, वो रंग मेरे साथ आप में कोई रंग भर के चले जाते हैं आपके जीवन में, है ना। और वो कहीं बाद में आपकी रचनाओं में, आपकी क्रिएशन में कहीं ना कहीं वो आते भी हैं। बिल्कुल 100% उसका इजहार तो कहीं ना कहीं होगा, उसका इजहार कहीं ना कहीं हुआ है, और मेरे कविताओं में, मेरे नाटकों में, मेरे कहानियों में वो सब कहीं ना कहीं आए हैं। मैंने उन प्रसंगों को कभी ऐसे जाने नहीं दिया, उनका अपने अभिव्यक्ति में कहीं लेके आया। सरमाया है हमारे, मतलब यही तो थाती है, इन्हीं को है ना। और क्या है आपको, मतलब तो कुछ ना कुछ तो रही। लखनऊ से आपका फिर दिल्ली पहुंचे आप? जी, लखनऊ से फिर यहाँ डिप्लोमा मिलने के बाद नाटक में मैं दिल्ली आया। दिल्ली में श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट है मंडी हाउस में,
वहाँ की फैक्ट्री कंपनी में बतौर एक्टर मैं वहाँ भर्ती हुआ। वहाँ के निदेशक थे राजेंद्र नाथ जी। तो राजेंद्र नाथ जी। उन्होंने बहुत बड़े नाट्य निर्देशक हैं। और तो पन्ना भरतराम उसकी मालकिन थी उस सेंटर की। तो मंडी हाउस बहुत का अपना अलग चार्म है। वो एक उसका भी अपना एक मिस्टिसिज्म है। वो पूरा एरिया जो है जी जी जी। है ना। और मैं ये 80s श्री राम 90s की बात कर रहा सेंटर। हूँ। 80s 90s की बात कर रहा हूँ कि वो जो पूरा इलाका था ना, आप वहाँ निर्मल वर्मा को बैठे देख रहे हैं, आप वहाँ रघुवीर सहाय को टहलते देख रहे हैं, आप वहाँ बड़े बड़े साहित्यकार को वहां से गुजरते, नाटक वाले तो चलो है ही है वहाँ, क्योंकि मंडी हाउस में सारे ऑडिटोरियम है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वहाँ पे है, श्री राम सेंटर है वहाँ पे, एलटीजी थिएटर है, कमानी थिएटर है, और साहित्य का रविंद्र सदन है वहाँ पे, वहाँ लाइब्रेरी वहाँ पे है, संगीत नाटक एकेडमी वहाँ पे है, तो सब कुछ तो वहाँ है। तो आप इन सारे चेहरों, नाथू स्वीट बजा के खाना खाना। अरे नाथू स्वीट और बंगाली स्वीट का तो अलग ही, वहाँ आपको बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अभिनेता बैठे मिल रहे हैं आपको, बड़े बड़े लेखक मिल रहे हैं आपको, बड़े बड़े निर्देशक मिल रहे हैं। तो वो तो एक अलग ही माहौल था। और मतलब फक्र होता था कि आप उसी जमीन पे आ गए जहाँ पे ये विचरण कर रहे हैं। जी, तो जी। किसी चरण छू लेना, हम लोगों की जैसे कि नॉर्थ की आदत है, तो सबका चरण स्पर्श करके वो आशीर्वाद ले लेना, तो वो पूरा असर आता था ना वो। और हम तो बहुत फक्र महसूस करते थे कि ये क्या दुनिया है यार, मुझे तो सब हासिल होता जा रहा है। जो जो मैंने देखा सुना था, कभी सोचा था, मतलब ध्यान में कभी आता था, वो सब मुझे हासिल हो रहा है। तो इस मुझसे ज्यादा भाग्यवान तो कोई हो ही नहीं सकता, मुझसे ज्यादा किस्मत वाला कोई हो नहीं सकता। तो मुझे बहुत मजा आया। मेरा मतलब जो चाहा वो हासिल होता रहा, जो चाहा। और यहाँ पे काफी मतलब बड़े बड़े निर्देशक आने लगे, क्योंकि यहाँ नाटक का ही रिपर्टरी कंपनी का मतलब है कि नाटक होते रहते हैं, उसके प्रदर्शन होते रहते हैं देश भर में विदेश में, जाते आते रहते हैं। तो वहाँ बंसी कौल जी आए, एम के रैना जी आए, बी एम शाह जी आए, बीवी कारन जी आए, हबीब तनवीर जी आए, त्रिपुरारी शर्मा आई, वामन केंद्रे आए। और यहाँ नाटकों के साथ साथ मैं नाटकों में गीत वगैरह भी लिखना शुरू कर दिया। नाटक भी लिखता जाता था और गीत भी लिखता था। तो वो साहित्य का वो मतलब चलन मेरा खत्म नहीं हुआ था, वो जो इलाहाबाद से चलना। अच्छा, खर्चा पानी चल जाता था मतलब श्री राम सेंटर से जितना राम मिलता सेंटर में था? उस जमाने में 650 सैलरी मिलती थी, 650 सैलरी मिलती थी। और मिंटो रोड में एक झुग्गी नुमा कमरा ले लिया था 200 में। और वहाँ एक रिफ्यूजी मार्केट है, बंगाली मार्केट से आप आगे बढ़े तो रिफ्यूजी मार्केट है। रिफ्यूजी मार्केट में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वो लोग मंथली खाना खिलाते थे 200 में, लंच डिनर। तो 400 में मेरी पूरी जिंदगी समाहित हो गई। अब जो बाकी बचे वो आपके लिए एक्स्ट्रा पैसे हैं, उसमें मैं फिल्म भी देख रहा हूँ, नाथू में बैठ के कॉफी भी पी रहा हूँ। तो वो मेरे लिए, वो तो लगता था कि पैसे तो बहुत है मेरे पास, कोई आयत था नहीं। तो मतलब उन पैसों पे और लेना देना था नहीं किसी को, लेना देना भी तो नहीं था। मेरा तो जीवन 400 में बिल्कुल मस्त मलंग होकर जी रहा हूँ, एकदम भरपूर जी रहा हूँ। तो वो कमी कोई खलती नहीं थी। हाँ मतलब वो जगह आपकी, आप अपने घर परिवार की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं रह रहे हैं, उनके हिसाब से नहीं खा रहे हैं। ये मेरी अपनी जिंदगी है। आपने जैसे इस प्रोग्राम के नाम, क्या नामकरण रखा है आपने? संघर्ष हाँ, में, संघर्ष में उत्सव, विभांशु वैभव। संघर्ष। ये जो जीवन का मेरा संघर्ष है, ये तो बाहरी संघर्ष है ना, जहां मैं जी रहा हूं, जहां मैं कभी भिड़ रहा हूं, कभी गिर रहा हूं, कभी ये सामाजिक तौर पे जो संघर्ष मुझे मिल रहा है, या मेरे कर्म क्षेत्र में मुझे जो संघर्ष मिल रहा है, वो तो बाहरी है। लेकिन उत्सव मेरे भीतर है, उत्सव मेरे भीतर है। तो मैं अपने उत्सव को तो भरपूर जी रहा हूं, मना रहा हूं मैं तो उत्सव। संघर्ष जो भी है वो दुनिया के लिए होगा, वो देखने वाले के लिए होगा, लेकिन मेरा हाँ, उत्सव मेरे भीतर है। जी। उस और उत्सव जो को मैं भरपूर जी रहा हूं। कहते हैं ना, मौसम, सारे मौसम आपके भीतर है ना, खुशनुमा मौसम आप उत्सव मान के चल रहे हैं तो उत्सव ही है। तो अब क्योंकि जिसको हाँ, मैं भरपूर जी रहा हूँ, उसी जगह पे मेरे माँ बाप आते हैं। वो जा रहे थे मेरे भाई के लिए लड़की देखने चंडीगढ़, और मैं वो रात सो नहीं पाया कि मैं कहाँ लेके आऊंगा। वो कह रहे थे तुम्हारे यहाँ रुकूंगा फिर चंडीगढ़ जाऊंगा।
एक प्रसंग है, जब अब बात छिड़ी है तो सोच रहा हूँ बता दूं, उससे मेरे पहलू थोड़ा सामने आते हैं, जो लोग सुन रहे हैं तो उनको एक पता चलेगा कि किस जमीन का आदमी हूँ, किस खुरदरी जमीन से निकल के चलता आया हूँ, तो मेरे पैर कितने मजबूत हो गए हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ कैसे करूंगा, तो मौलाना मेडिकल कॉलेज है, वहां के डॉक्टर्स मेरा नाटक देखने आते थे, वहां मेरा एक दोस्त रहता था, तो इन लोगों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि कुछ कपड़े लगते यहाँ टांग देते हैं और तुम यहाँ लेके आ जाओ, वो कुछ देर रहेंगे आपके साथ और फिर चले जाएंगे। मैंने कहा हाँ, लेकिन जब मैं उनको स्टेशन से रिसीव किया और यहाँ लाने लगा तो मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप को धोखा दे रहा हूँ, उनके साथ चीटिंग कर रहा हूँ, उनको सत्य नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने टैक्सी मुड़वा ली और इस झुग्गी पे लेके आया, और यहाँ खड़े होते ही उनकी तो हालत खराब, उनकी माँ तो मेरी रोना धोना शुरू कर दी। मेरे फादर ने सिर्फ एक सेंटेंस उस समय में कहा था, दिस इज नॉट द हाइजीनिक प्लेस, आप पैसे लीजिए और तुरंत बदल दीजिए। तो कुछ पैसे देने लगे, एक गड्डी पकड़ाई, तो मैंने कहा रखिए, जब मेरी हैसियत होगी मैं बदल लूंगा, मेरी अभी हैसियत नहीं है कहीं यहाँ से शिफ्ट करने की, जिस दिन हो जाएगी, मैं खुद नहीं पसंद कर रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के तहत यहाँ रह रहा हूँ, तो वो जिस दिन ये खत्म हो जाएगी मैं यहाँ से बदल लूंगा। तो वो लोग रुके नहीं, तुरंत वापस चले गए। तो ये एक प्रकरण था। तो इस तरह के लम्हे में भी जिया हूँ, इस तरह की। हाँ, और एक चीज हम कहना चाह रहे हैं, जो इतना जानने के बाद आपको महसूस हो रहा है, बेसिकली आप जो जीवन जीना चाहते थे, जिस उसमें आप चले गए थे, मतलब जो 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 आपका ख्वाब था, आप ख्वाब में प्रवेश कर गए थे, है ना, जो सपने आप देखते थे आप उसमें प्रवेश कर गए थे, तो आपको बेसिक जरूरतों से मतलब ही नहीं था, सोना, है ना, तो आपको वो बातें आपके लिए बेमानी सी हो गई थी, उनका मतलब ही, मतलब उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था, आप अपने ख्वाब को जीने में इतना व्यस्त थे। जी जी जी, और उसमें मतलब एक धुन सी सवार थी ना कि कहीं कुछ पहुंचना है। हाँ हाँ बिल्कुल। वो बिल्कुल बशीर बद्र का है ना कि जब से निकला मेरी मंजिल पे नजर थी, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं मील देखा, का पत्थर नहीं देखा, हाँ, है ना। क्या तो उस तो एक लॉ सी लगी हुई थी कि कुछ हासिल करना है, तो इसलिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखती थी। तो वहाँ अच्छा, बहुत विवाह दूर। विवाह प्रसंग, अब हम लोग विवाह पे आते हैं जी जी। तो ये कैसे, मतलब ये करिश्मा कैसे हुआ? आ, उसके पीछे भी वही किस्सा है कि जीवन के दो ही तो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, एक तो आपके प्रोफेशन का होता है, दूसरा आपके विवाह का होता है। और एक तो प्रोफेशन का तो मैंने निर्णय ले ही लिया थी। अब मेरे घर में शादियां सबकी हो गई थी, मेरे से छोटी बहन थी उसकी भी शादी हो गई थी, तो अब मैं ही, मतलब मेरे पे ही तलवार लटकी हुई थी कि शादी करो, और दबाव बहुत बढ़ता जा रहा था। लेकिन जो भी रिश्ते आ रहे थे वो सब मेरे पिताजी के नाम पे आ रहे थे, वो डीआईजी हो चुके थे, और मेरे भाई लोग भी आगे बढ़ चुके थे। तो मेरा एक भाई मुझसे बड़ा आईएएस है, तो परिवार मतलब उस परचम पे था, तो अब उन्हीं के नाम पे रिश्ते आ रहे थे। तो मुझे लगा कि ये इन रिश्तों, ऐसी लड़की को मैं कहाँ अपनी अपनी हैसियत में कहाँ लेके आऊंगा। देखिए, आप अपनी औकात मान के जीना बहुत आसान होता है, जब आप ये जान लेना कि आपकी यही लिमिटेशन। सोच में ये है कि आज मेरे पास साइकिल नहीं है, लेकिन मैं हो सकता है रातों रात हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता हूँ, लेकिन आज की क्या वस्तु स्थिति है, आज किसी के परिवार की लड़की को लाके मैं कहाँ उसको लेके आने वाला हूँ, वहां भी फिर मुझे हाथ पसारने होंगे ना, चाहे मैं ससुराल से मांगू, चाहे मैं उसके अपने घर वालों से मांगू, कहीं तो उसको लाके शेल्टर देना पड़ेगा ना, अपने जीवन की उस स्थितियों को बदलना पड़ेगा एक उस शर्त, मतलब आपको अपनी पत्नी के लिए। तो वो उससे मैं बहुत ही डरा हुआ था, सहमा हुआ था। माँ मेरी बहुत रोना पीटना है सब चलता रहता था कि कब कब ऐसे रह जाओगे, ऐसे तो हमारे रहते रहते सबको जाना चाहिए। तो लोग मतलब फ्लाइट के टिकट आते थे लड़की देखने के लिए, मुझे लगता है जब यहाँ फ्लाइट का टिकट, जिस फ्लाइट पे मैं बैठा नहीं आज तक, वो लड़की देखने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, उस लड़की को लेके कहाँ जाऊंगा यार, मतलब हद है ये तो यहाँ फिर मैं रिपेट्री चीफ हो गया था, यहाँ रंगमंडल प्रमुख भी हो गया था श्री राम सेंटर में। तो यहाँ तमाम एक्ट्रेसेस भी काम किया करती थी, तो उन्हीं में
एक लड़की थी, और उसके पीछे एक प्रसंग यही था कि उस जैसे कहते हैं ना, पुरुषत्व तो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के रहता है, आप कितने भी प्रबुद्ध हो जाए ना, लेकिन वो कहीं उसकी एक भावना दबी छुपी कहीं रहती है। तो हम साथ काम करते थे, लेकिन नाम बताइए, हाँ, नाम बताइए, नाम। नाम है मीना वैभव। जब वो मीना श्रीवास्तव थी, मीना वैभव हो गई, और जी, चांदनी तो चौक मीना। में रहने वाली लड़की थी। तो वो जी, जी। वहाँ श्याम सेंटर रंगमंडल में अभिनेत्री थी। तो वो कोई एक ऐसा प्रसंग हुआ था जिसमें वो कहीं से भागते हुए आई, और मेरे कंधे पे उन्होंने अपना सिर रख के कुछ अपनी बात रखी कि कुछ छेड़छाड़ हो गई थी सड़क पे कहीं पे। तो वो पूरी जमात में मुझे लगा कि ये कंधा मेरा क्यों चुना गया। तो वो एक भावना वो थी, और इधर परिवार का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तो जी, मैंने जी, जी। अचानक कहा कि शादी करनी है मुझसे। एकदम मामला सरगर्म हो गया, एकदम सब बेबाक हो गए एकदम। ये क्या मतलब, अभी कोई और इधर की कोई कोई बात नहीं, अचानक एकदम फट से बम फोड़ देना। तो मैंने कहा मतलब हाँ या ना की बात हो सकती है, उसके पीछे का मतलब यही है कि आप हाँ कर दीजिए या ना कर दीजिए। तो काफी नाराज नहीं हुई हो? नाराज नहीं हुई? बिल्कुल हुई, क्योंकि वो एक ऐसा ऐसा जुमला था कि वो कोई भी आदमी बिल्कुल, मतलब आप अतिरेक में आके किस तरह की बात किए जा रहे हैं। मतलब आदमी कोई आगे पीछा नहीं, कोई ऐसा प्रसंग नहीं, कोई बातचीत नहीं, और आप अचानक एकदम टप से एक जुमला ऐसा बोल देते हैं जिसके लिए आदमी बिल्कुल लरज जाएगा कि अरे क्या, अचानक ऐसा क्या। तो लेकिन मैं बहुत गंभीरता से रहा। मैंने कहा मैंने कोई गलत नजरिए से कोई बात नहीं की है, बहुत ही सपाट ढंग से बात कर रहा हूँ, इसमें पूरी सच्चाई है, और आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। तो और वहाँ मेरे कुछ सीनियर थी, प्रतिमा कनन वगैरह, ये सब एक्ट्रेसेस जो आज यहाँ काफी नाम इकराम है उनका यहाँ की। जी। तो वो सब ने, ये इन लोगों ने मेरा घर देखा हुआ था, मेरा परिवार देखा हुआ था। इलाहाबाद में कभी नाटक के मंचन के लिए हम लोग गए थे, तो वो सब देखा हुआ था। तो उन लोगों का भी यही हुआ कि ये तो लड़का बड़ा अच्छे परिवार का है यार, इसमें कोई गलत बात तो नहीं हो सकती, तो आप सीमा, समझ लो। सीमा जी कह रही है इसी बीच में भाभी प्रकट हुई। हाँ। जी। तो हाँ, तो ये तो वहीं से फिर इन लोगों ने अपने घर परिवार में बात की होगी, और फिर वो एक तरह से सिलसिला बन गए। तो राजीनामा हो गया, ये लोग आए नाटक में मुझे देखने, इनके परिवार के लोग, और फिर लव कम अरेंज कह सकते हैं ये शादी। मतलब सारी तमाम उठापटक के बाद उसमें तमाम हाँ, चीजें हुई, जो कई विरोधाभास वैसे हुए, जो एक शादी और मतलब एक दो परिवार जब उस तरह से जोड़ते हैं, तो हाँ, हर तरीके की कवायद हुई। लेकिन हम लोग आपस में उसको लेके काफी झगड़ते भी रहे, काफी चीजें वैसी भी हुई, लेकिन बस ये था कि शादी यही करनी, क्योंकि ये लड़की नाटक की दुनिया की है, नाटक की सारी रस्में जानती है, इसके अच्छे बुरे को जानती है, इसकी भुखमरी को जानती है, इसकी सारी रिवायत कैसी हैं ये भरपूर जानती है। तो इसको कभी मुझे समझाने की जरूरत नहीं होती कि नाटक में ऐसे ही होता है, इतने कम पैसे मिलते हैं, ये दुनिया ऐसी है। तो जब वो खुद ही इस प्रोफेशन में है, तो मेरा जीवन बहुत आसानी से उसमें नहीं झगड़ना पड़ेगा, उसमें मुझे नहीं अलग से जाके किसी अपने व्यक्तित्व में एक अलग संघर्ष नया नहीं पैदा करना पड़ेगा। तो मैं अपने काम पे फोकस रख सकता हूँ, मैं अपने काम पे, जो मेरा ध्येय है, जहां मैं जाना चाहता हूँ, जो लिखना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, उसमें मेरी पत्नी की सहभागिता हो सकती है अगर ये मेरी पत्नी बनी। और वही हुआ कि वो मेरी पत्नी बनी, और आज तक मेरा उनका साथ है। मैंने बहुत ऐसे काम कर पाया जो उनका साथ नहीं होता तो शायद ना कर पाता, या किसी ऐसे परिवार की लड़की होती जो मेरे परिवार के मानक पे तो खरी उतर जाती, लेकिन मेरे लिए शायद वो अर्धांगिनी का साथ ना दे पाती जो मुझे मीना से हासिल हुआ। तो तो दिल्ली से फिर मुंबई का सफर जो है दिल्ली वो में मैं कैसे हुआ? हाँ। श्री राम सेंटर में रिपेटरी चीफ के तहत ही मेरी शादी हुई थी। शादी के हफ्ते भर बाद हम इलाहाबाद से दोनों सपत्नीक आ गए थे, और यहाँ आने के बाद तमाम मतलब कुछ चीजें ऐसे दिमाग में घर करती गई कि अब शादी हो गई है, अब ये नौकरी मेरे लिए मजबूरी ना बन जाए।
अब यहाँ से एक दिन ये निकाला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। और कुछ माहौल ऐसे बनते चले गए और मैंने शादी के मुश्किल से 4-5 महीने के अंतराल में ही मैंने वहाँ त्याग पत्र दे दिया, मैंने श्याम सेंटर छोड़ दिया। उस पे भी सबका यही उलाहना आया कि तुम कैसे आदमी हो यार, तुम तो जानते बूझते अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मेरे पिताजी का भी यही आया कि तुमको तो अब जरूरत है नौकरी की, तो तुम नौकरी छोड़ दो। तो लेकिन मेरा ये था कि नहीं, ये भी फिर मेरे लिए मजबूरी बन जाएगी, कल मुझे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। कल ये अगर चाहेंगे मुझे हटाना तो मुझे हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि नहीं रहने दीजिए, मेरी तो पत्नी आ गई है, मेरे तो बच्चे होने वाले हैं। तो वो मेरे लिए मतलब मेरी कमजोरी का बायस न बने, इसलिए मैंने उसको भी तिरंदगी देके फिर मैं फ्रीलांसिंग करता रहा। बाहर कई तरह के नाटक, कई इस तरह झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को लेके और मॉडर्न स्कूल के बच्चों को लेके वर्कशॉप किया। तो वो एक गहमा गई, पैसे कम मिलते थे, मतलब इन्हीं किस्सों में ऐसा है कि जैसे मतलब दरियागंज जाके हमने किसी तरह से फ्रिज खरीद लिया, लेकिन फ्रिज में रखने के लिए कुछ नहीं, पानी के अलावा मेरे पास रखने की कोई चीज नहीं थी। तो वो पीरियड, लेकिन पत्नी का पूरा साथ था, तो हम लोग कहते थे आज फ्रिज आया तो कल इसमें दूध भी आएगा, फल भी हो सकता है, लेकिन चीज रखने की मिल गई है ना, तो अब आगे देखेंगे, हो जाएगा, धीरे धीरे ही होता है ना, तो धीरे धीरे करेंगे, कुछ एक साथ नहीं होगा हमारे साथ। और मेरे जीवन में संघर्ष है तो रहेगा, तो उसका मैं मजा लेता हूँ और मैं उसमें पूरा आनंद मिलता है। और जीने में उसमें जब तक वो मुझे संघर्ष ना हो, मुझे एक अतिरिक्त शक्ति आती है उस संघर्षों से कि अब ये आया, अब इसके बाद क्या, तो एक अतिरिक्त शक्ति लेके फिर मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाता हूँ। तो उस तरह से वहाँ चलता रहा। फिर मेरी बेटी पैदा हुई जिसका समीक्षा वैभव नाम है, तो वो उसके आते ही फिर मेरी भूमिका एकदम अलग सी पिता बन गया मैं बहुत जल्दी। अब मुझे वो पिता की सारी भूमिका याद आने लगी कि क्या होता है, पिता का दर्जा क्या होता है, बच्चों के साथ किस तरह से तालमेल। लेकिन मैं तब भी शायद ये बच्चे ही अब बता पाएंगे कि मैं कितना अच्छा पिता बन पाया हूँ या नहीं, लेकिन मैं काम को आज भी सारे रिश्ते नातों से ज्यादा तरजीह देता हूँ। ये मान के चलता हूँ कि मेरे रिश्ते नाते मुझे माफ करके चलते हैं, मेरे साथ उसी तरह रहते हैं, क्योंकि उनको इसका सारा व्याकरण समझ में आ गया है मेरे कामकाज का। तो सबकी सहभागिता वैसी रही। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए तो वहां से मैं साउथ चला गया। कारण जी थे मेरे गुरु, बीवी कारण जी, तो उनके उस समय नरसिम्हा राव के नॉवेल पे गई पटगलू नाम का एक नॉवेल था तेलुगु का, कमीशन सीरियल बन रहा था दूरदर्शन का। तो उसको उन्हीं के शिष्य थे टी.एस. नागाभरणा जी, जो आज 9 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो कारण जी मुझे उस सीरियल के तहत लेके गए एसोसिएट बना के, और फ्लोर पे जो भी राइटिंग के चेंजेस या सीन वर्क होंगे वो करने के लिए। फिर मैं 5-6 साल तक वहीं उन लोगों के साथ ही, मेरे काम काज को देख के उन लोगों ने इतना मुझे सराहा कि उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम हमारे साथ काम करो। तो उस समय हिंदी के जितने भी काम होते थे ना, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में, वो सब मैं ही किया करता था। एक शो के बाद दूसरा शो, दूसरे शो के बाद तीसरा शो, ये करते करते। लेकिन वहाँ भाषा क्योंकि सब अलग थी, कहीं कन्नड़ बोल रहे हैं, कहीं तेलुगु बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, तो मेरा आउटलेट वैसा नहीं हो पाता था, मैं मजे नहीं ले पाता था जीवन में, कहीं सफोकेशन हो रहा था। काम काज के लिए ठीक है, काम काज लिख दिया, शूटिंग हो गई, लेकिन जो एक इजहारे बयां होता है ना कि बैठ के गपशप हो रही है, वो लोग तो अपना हंस बोल रहे हैं, लेकिन मैं एकदम अलग थलग खड़ा हुआ हूँ, तो वो तो कहीं कहीं रिक्तता आ रही थी। तो उसी काम काज को लेके मैं मुंबई आया करता था, कभी डबिंग कराने के लिए, कभी यहाँ कोई एक्टर असाइन करने के लिए। और यहाँ मेरे तमाम दोस्त आ चुके थे दिल्ली से, तो फिर ठाना की नहीं, मुझे अपनी भाषा में ही जाके काम करना चाहिए। फिर मैं साउथ से, मतलब बैंगलोर से खासकर मुंबई रवाना हुआ, भी आ गया यहाँ, फिर कामकाज का सिलसिला शुरू हुआ। और वो जमाना सीरियलों का था, तो उस समय निम्बस एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जो आज नियो स्पोर्ट्स में चली गई है, लेकिन उस समय फिक्शन में बहुत के शो के साथ मेरी शुरुआत हुई मुंबई में। फर्ज नाम का एक शो था, और वो जमाना इतना अजीब था कि राइटर के भी ऑडिशन होते थे, सेट खड़ा था वहां पे, कमाल के भी ऑडिशन होते थे। और उस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करता था, पीसीओ से जाके फोन करना पड़ता था, और पीसीओ जो होता था वहां पे वो
वहां फोन आता था प्रोडक्शन हाउस से, जी और जी। फिर वो बताता था कि भाई यहाँ से फोन आया है तुमको, है ना। वो कुछ एक आध रुपए या लेता था, कि देता वो था, नोट कर हाँ। लेता था आपको मैसेज देने के लिए। जैसे ही आप हाँ रुपए के आते थे वहां, वो दुकान वाला हाँ नोट करके रखता था कि यहाँ से फोन आया था आपके लिए, हाँ, और वो ये सारे नोट करता था। ये यहाँ इस नंबर पे बात कर लीजिए। तो जी वहीं पे जी। उसको वो मैसेज देने के 1 रुपए पैसे लेता था। तो कहाँ रुके, कहाँ थे आप, रहे कहाँ थे जब आए थे, तो बॉम्बे आए थे तो जब? मैं वहाँ बेंगलोर से पहले दिल्ली गया, क्योंकि फिर वहाँ मेरा एक बेटा पैदा हो गया था, बेटी के बाद 2 बच्चे हो गए थे मेरे। तो वहाँ जाके फिर मैं वहाँ से मुंबई का रुख किया, और मात्र 2,000 रुपए लेके मुंबई आया। और देहरादून एक्सप्रेस है जो कि 48-50 घंटे में देहरादून से दिल्ली होते हुए मुंबई आती है। उस बेकार की ट्रेन में, जिसमें कम किराया था, तो इसलिए उस पे करके कि हाथ का पैसा बचा रहना चाहिए, वो बोरीवली उतरा। और बोरीवली में उतर के अतुल मेरा एक दोस्त था, तो उसको मैंने फोन किया, और जिस टेलीफोन बूथ पे सिक्का डाल के फोन किया, तो फोन तो लगा नहीं, लेकिन जैसे ही क्रेडल पे रखा उसको 7-8 सिक्के धड़ 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 करके गिरने लगे। तो मेरे में आया अच्छा, कि इस माया नगरी में तो मेरी आ बोहनी गया। हो रही है। मेरा तो एक तरह से तो धन की वर्षा हो गई है, तो मुझे कुछ हासिल हो जाएगा। तो लेकिन वहाँ मतलब 15 दिन रहते हुए ही 2,000 रुपए खत्म होने के कगार पे आ गए। कहीं कोई काम का आसरा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। जगह जगह जाता था, यहाँ की शब्दावली भाषा बिल्कुल विपरीत है, लोग अलग तरीके की बातें करते हैं, जुमले बहुत बेकार से होते हैं, जो कि क्योंकि मैं नाटक की दुनिया से एक अपना मुकाम लेके आया था। मेरे नाटक वहाँ चर्चित हो चुके थे, संगीत नाटक अकेडमी के उसमें समारोह में मेरे नाटक हुआ करते थे। कारण जी जैसे लोगों ने मेरे नाटक को किया था, और मीडिया का मैं काम करके आ रहा हूँ। सीरियल इतने बड़े बड़े साउथ में हिंदी के जो प्रसारित हो चुके हैं दूरदर्शन पे, वो सब करके तब मैं आ रहा हूँ। कोई ऐसे कचरा अज्ञानी बन के नहीं आ रहा कि मुंह उठा के भाग के नहीं आ रहा हूँ। सारा काम, सारा तजुर्बा लेके आ रहा हूँ, सारे अनुभव लेके आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ की बातचीत का दौर बिल्कुल अलग था। वो मुझे कहीं नागवार गुजर रहा था कि ये गलत शहर है, इसमें तो नहीं रुक सकता। और पैसे भी खत्म हो गए थे। तो अचानक फिर मेरे कुछ दोस्त थे, तो वो लोग जा रहे थे शिरडी। तो उन्होंने कहा कि अब तो क्योंकि मैंने मन बना लिया था कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, मैं वापस लौट जाता हूँ दिल्ली। दिल्ली जाके काम करूंगा। और वो 5-6 पेज का रिज्यूम लेके आया था मैं यहाँ पे, लेकिन वो भी कोई मायने नहीं रखता था यहाँ। तो मैंने कहा अब मेरे पास 500 रुपए बचे हैं, इसमें मुझे जाना है। तो मैंने वो जाने का किराया 300 निकाल के 200 रुपए में मैंने कहा इसमें क्या कर सकते हो तुम लोग, ले चलो। क्योंकि उनका भी यही कहना था दोबारा महाराष्ट्र आ पाओ, मुंबई आ पाओ कि नहीं आ पाओ, तो शिरडी के दर्शन तो कर लो। और तो किन्हीं तरह से मैं उनके साथ वहां पहुंच गया। और वहां शिरडी की तस्वीर के सामने जैसे ही मैं खड़ा हुआ, तो मेरा रोना गाना शुरू हो गया। और मैंने जीवन में कभी गाली नहीं दी थी। मैंने पहली बार किसी इस तरह के संत को, इस तरह के देवता को गाली में बात किया कि तुम तो बहुत बड़े बड़े लोगों के वो जिनको बनाया है तुमने, तो मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैं क्यों अपने सपने ऐसे आधे अधूरे लेके जा रहा हूँ इस शहर से। तो क्योंकि मैंने काम किया हो तो मुझे क्यों नहीं हासिल हो रहा है, ये कैसा मेरे साथ न्याय हो रहा है। तो ये होना नहीं चाहिए। और मेरे बीवी बच्चों के भी सपने हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं अकेला नहीं रहा, मैं अकेला तो जूझ ही रहा था मैं, लेकिन अब कुछ होना चाहिए। तो ऐसा करके आया, और देखिए उनका प्रभाव था, या जो भी कहें आज आशीर्वाद था, कि यहाँ लौटने के बाद वही मतलब दुकान पे फोन पे निम्बस की कॉल आई हुई थी। और मैं वहाँ गया। हाँ, सभी सुधीर मिश्रा वहाँ के क्रिएटिव डायरेक्टर थे, और तमाम वहाँ के सब लोग 12-16 लोग बैठे थे। उन्होंने एक सीन लिख के सुनाने को कहा। मैंने वो लिखा, आधे पौन घंटे में ला के उनको सुनाया। और जैसे ही सुना, उन लोगों ने बिल्कुल तालियां बजा दी। और सुधीर मिश्रा का कहना था कि इसी से पनौती हटाते हैं, क्योंकि सेट खड़ा था, एक्टर असाइन थे, राइटर नहीं मिल रहा था। और तमाम बड़े बड़े राइटर भी जाते थे, लेकिन कोई उस असाइनमेंट को नहीं कर पा रहा था। तो उसी वक्त वो 2 आशुतोष राणा और एक मराठी के कोई एक्टर थे, उनको बुलाया गया। और शूटिंग उस सीन को शूट किया गया। और वहाँ शूटिंग पे जो लाइट बॉय और असिस्टेंट या 30-40 लोग थे, उन लोगों ने भी उस सीन का पूरा मजा लिया, और वहाँ क्लैपिंग शुरू हो गई। तो मुझे बहुत ढांढस मिला कि अरे मुझे तो अपनी जगह मिल गई है, जो मैं चाह रहा था कि मतलब। तो वहां से फिर
हाँ मतलब ऐसे डेली सोप का जमाना था। डेली सोप में मैं ऐसा मुब्तिला हुआ कि पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन मतलब ऐसे बैंड लगा के रखता था, मतलब 12-12 16-16 सीन, अच्छा इनके हो गए, दूसरे प्रोडक्शन हाउस का आप शुरू करूं तो उसी फर्ज के निम्बस के दरमियान ही बालाजी का इतिहास नया शो दूरदर्शन के लिए शुरू हो रहा था, वहां पे मैं शामिल हो गया एकता कपूर के लिए। तब उनका घर से ही मतलब गैरेज में से उनका ऑफिस करता था, वहां मैंने मशक्कत की है पूरा, तो दोनों शो पैरेलल में लेके चलता रहा। और डेली सोप तमाम मतलब उसके बाद तो मैंने अधिकारी रुद्र, बी.आर. चोपड़ा, रोमेश शर्मा जो हम पिक्चर वाले हैं उनका, तो तमाम मतलब ऐसे, और मैंने नए प्रोड्यूसर्स भी पैदा किए। मैंने नए लोगों को जो रेस्टोरेंट में बैठ के मेरे साथ डिस्कस करते थे, नए लोगों को बनाया जो आज इनके पास अपना ऑफिस है, अपनी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, मैंने उन लोगों को भी खड़ा किया है। तो वो एक लंबा सिलसिला था जी। हमें याद है हमने आपके साथ किया अधिकारी ब्रदर्स का कुंती। जी नहीं, उसके पहले भी आज हमारा और आपका साथ मतलब 20-22 साल का हो चुका है। हमने पहला शो किया था उर्मिला, पहला शो उर्मिला किया था। हाँ, उर्मिला किया, ये अधिकारी वाला कुंती था। अच्छा अधिकारी वाला कुंती। हाँ। उसके बाद भी मैं आपके साथ मैंने घर आंगन करके एक शो था, वहां के एस के शेषाद्री बेंगलोर के प्रोड्यूसर थे, उनके साथ में बेंगलोर ले गया था। अनंत नाग के साथ आपने रोल किया। हाँ, वो जर्नी हमको याद है, हम लोग बस से गए थे, है ना, यहाँ से बेंगलोर पूरी रात। नहीं, और मुझे मतलब मैं संकोच में था कि मैं ऐसे कैसे लेके जा रहा हूँ, लेकिन देखिए रिश्ते ऐसे ही नहीं बन गए। आज 22 साल बाद भी अगर हम जुड़े हैं या हम गाहे बगाए हमारी बात भी होती रहती, तो वो हमारे रिश्ते आज भी कोई छूटे नहीं है, और उन रिश्तों पे मेरा अपना अधिकार रहा है हमेशा। तो जैसे मैंने कहा कि मतलब काम ये है और हमको बस से चलना है, तो आप भी थोड़ा मतलब वो, लेकिन आपने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं, काम है ना तो काम करते हैं ना। और क्योंकि काम बड़ा नामवर लोग थे वो लोग, अनंत नाग जी शंकर नाग के बेटे और रहे हैं वहाँ के कन्नड़ सरकार में। तो वैसे फिर आपने मेरे साथ और भी तमाम कई पायलट में काम किया, एक फिल्म बनाई थी साथी संघाती, उसमें आपने काम किया। मुझे तो याद है, नहीं मुझे वो वाकया याद है कुंती में जो आपका किरदार मैंने शेपअप किया था, वो तो मतलब लोग आपको अपने घर बुलाने से परहेज करते थे, याद है? अरे हाँ, ये तो हुआ था हमारे साथ। अरे किसने कहा था, मतलब हमारे मित्र उन्होंने बताया कि हम उनके घर जाने वाले थे गांव में, तो उन्होंने किसी को बताया कि वो आ रही है, देखती हो कुंती, तो लिटरली ये कहा था उसने, अरे उस छिनाल को घर नहीं बुलाई हो, घर तो सोचिए कि उस किरदार का कितना असर लोगों पे, और वो तो बहुत ही सफलतम, आज उतनी रीच किसी धारावाहिक की नहीं, क्योंकि आपका किरदार, और मैंने एक बार गलती से ना एक फोन नंबर का कोई सीन में जिक्र करना था, तो मैंने अपने घर का नंबर दे दिया, अपने इलाहाबाद का। अरे मेरे माँ बाप की नींद हवा हो गई, पूरी रात वहां फोन उस घर आता था उस नंबर पे, मुझे कोई नंबर याद नहीं आया था, तो मैंने सीन में वही नंबर का उल्लेख कर दिया। आपको सीन कौन सा याद था? सीन कौन सा आप कह रहे थे? सीन कौन सा कह रहे थे आप कुंती का? कुंती का सीन? हाँ, कुंती के तमाम ऐसे सीन थे कि जिसमें मतलब आपका और वो थे ना अपने तिवारी जी, हाँ, तो वो एनएसडी के एक्टर थे, वो भी बहुत सीनियर एक्टर थे, बहुत बढ़िया एक्टर, वो सीनियर एक्टर, बहुत बढ़िया मतलब। उसमें तो कई ऐसे सीन थे जिसमें कि मतलब वो वाकई आपसे तो नफरत हो जाना बिल्कुल जो न कर पाए वो तो लेकिन आपके अभिनय का वो कमाल था, आपके अभिनय का भी वो कमाल था कि आपने उसको पूरे इनरिच कर दिया था। और कहाँ उसका विपरीत था कि उर्मिला में एक वैसी सास, उर्मिला में एक अलग शेड था। देखिए मैंने आपका इस्तेमाल अलग अलग ढंग से किया है, अगर आप आज उन सारे मेरे काम को आप देखना शुरू करें तो आपको लगेगा उर्मिला में एक अलग किरदार, एक सास का जो सौम्य है, जो रिलीजियस है, जो उस तरह की बात, परिवार की समर्पण के लिए तैयार है, पूरा परिवार को एकजुट करना चाहती है। और कुंती बिल्कुल विपरीत,
साथी संगाती उसमें बिल्कुल विपरीत। और कन्नड़ वाले में कितनी रोचक कहानी की, मतलब एक औरत अपने पति को पुरस्कार दिलाने के लिए अपना मंगल सूत्र गिरवी रखती है। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, आप देखिए इस कहानी का मर्म देखिए ना। तो कैसे किन किन किरदारों से हम लेके निकले हैं। तो अच्छा, ये दोनों मतलब उर्मिला भी सिर्फ नाम उर्मिला नहीं है, आपने इसको बेस्ड है ये उर्मिला के ऊपर, मतलब इसको समसामयिक इसमें लेकर के आए आप, है ना, आज के परिप्रेक्ष्य में। जी जी जी, मैं आपको ये बता दूं कि मिथकी चरित्रों को लेके मेरे दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा मतलब सवालात रहे हैं। मैं इनसे बहुत ही विचलित रहा हूँ, मतलब मुझे परेशान करते थे कि जैसे कर्ण के साथ ये अन्याय क्यों हुआ। तो उस पे मैंने महारथी नाटक लिखा कि कर्ण की क्या उस समय की स्थितियां थी। आज उसको मैं अपने रूप में खड़ा करके आज के प्रासंगिकता में, आज के आधुनिक परिवेश में उसको खड़ा करके देख रहा हूं कि क्या गलत था क्या सही था, क्यों ऐसा हुआ, जाति वंश के आधार पे प्रतिभा का आकलन क्यों किया गया। तो ये अब उसके बाद मैंने हिडिंबा पे नाटक लिखा, मंथन, कि उन जनजाति राजवंश के लोग जनजातियों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। आज भी वही हो रहा है, उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। आज सफेद पोश लोग कर रहे हैं, ये जनजातियों का, आदिवासियों का किस तरह से इस्तेमाल होता है। अब तो इसी तरह कुंती, उर्मिला का चरित्र, उर्मिला पे अगर किसी ने सिंह हरियोत जी ने अपने साकेत में थोड़ा सा जिक्र, मतलब उस एक उपेक्षित चरित्र को मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में उसका उल्लेख किया है। तो लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि एक नारी, एक पत्नी अपने पति के साथ कहीं भी रह सकती है, किन्हीं भी हालात में जी सकती है। अगर पति उसके साथ है तो, एक साथी उसके साथ है तो कहीं भी किन्हीं भी हालातों में रह सकती है। लेकिन उर्मिला के चरित्र का त्याग देखिए कि उसका पति अपने भाभी की संगत देने के लिए जा रहा है और 14 साल से वो औरत अपने सास ससुर की सेवा में संलग्न है। उसका त्याग कितना बड़ा है। और मेरे इस आधुनिक प्रसंग में मैं उसको लेके आया कि राम सीता की तो वापसी हो जाती है, राम वन वापसी हो रही है सीता के साथ, मतलब अयोध्या वापसी हो रही है, लेकिन उर्मिला का पति लक्ष्मण वापस नहीं आ रहा है, वो किसी और का हो चुका है। इस परिप्रेक्ष्य में उर्मिला के दर्द को उकेरा, जो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही उसमें। इसीलिए कुंती का है कि कुंती के पुत्र वो नाजायज कैसे हो गए और जायज कैसे हो गए, किस तरह से ठहराया जाएगा। शादी के पहले वही मतलब नाजायज हो जाएगा और शादी के बाद वही जायज हो जाएगा। एक पुत्र की अपनी ममता, एक माँ की अपनी ममता कहीं मायने रखती है कि नहीं रखती। उसका ममत्व क्या खत्म हो जाएगा? वो उसका जाया नहीं था क्या? उसके पीछे नैतिक अनैतिक की जो भी परिभाषाएं दी जाए, लेकिन एक माँ का कोई दर्जा है या नहीं अपने उस पुत्र के लिए, तो उसकी तड़प होगी या नहीं होगी। तो इस मायने में ढालता रहता हूँ, इस मायने में मैं उन चरित्रों को ढूंढता रहता हूँ जो भी मिथकीय चरित्र हैं या ऐतिहासिक चरित्र हैं, उनको मैं आज के समसामयिक संदर्भों में लाके खड़ा करता हूँ और उनकी परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ, उनके नए प्रसंग लेके आता हूँ। जी अच्छा, आपने मीडिया में भी भरपूर काम किया और थिएटर में भी जी। तो आपका जो विभांशु वैभव है, जो कलाकार, इसको आंतरिक संतुष्टि कहाँ मिलती है? देखिए, संतोष तो आपको इस तरह के मतलब नाटकों की दुनिया में, क्योंकि यहाँ पैसा है, मीडिया में जैसे फिल्म और इलम की बात जैसे की जाती है ना, तो फिल्म में पैसा है, इलम में सम्मान है, आदर है, और मेरे भीतर शायद उस तरह की अभिव्यक्ति ज्यादा मतलब बलवती होती है, जैसे कि पढ़ाने का, उन संसर्गों में जाने का, गोष्ठियों में बैठने का, नाटक निर्देशित करने का, नाटक लिखने का। नाटक में मतलब हर साल लिखता हूँ, इस कोरोना काल में भी मैंने नाटक लिखा है, मतलब फिल्म नहीं सोच पाया लेकिन मैंने नाटक लिखा। तो आप देखिए कि मेरा मतलब इंटरेस्ट कहाँ, फोकल पॉइंट कहाँ जा रहा है। तो नाटक में जो आपको आदर सम्मान है, और उसी नाटकों की वजह से मुझे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला 2017 का, लेखन में ही मिला। और एक चीज और बता दूं कि नाटक की दुनिया में
कोई भी निर्देशक हो या कोई भी संस्था हो या जो भी रेगुलर प्रोफेशनल नाटक कर रहे हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो या कोई भी ड्रामा स्कूल हो देश भर में, वो सब मुझे जानते हैं। देखिए फर्क, देखिए फिल्म में मुझे कई घराने नहीं जानते हैं, मुझे सुभाष भाई नहीं जानते हैं, मुझे बड़े डायरेक्टर कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि ना मैं उनसे मिला हूं, ना मैं उनके दरवाजे गया हूं। मैंने वही किया जो मुझे घर बैठे हासिल हुआ। दीप्ति जी ने कहा ये काम कर दो, मैंने ये किया। दीप्ति जी के घर में कोई सरिता जी आ गई, उन्होंने कहा सरिता ये है इनका काम, तो मैंने उनके साथ, मैं सरिता जी के साथ आगे बढ़ गया। मेरे स्ट्रगल में, मुंबई की स्ट्रगल में मैंने किसी के दरवाजे नहीं खटखटाए, मैं किसी के ऑफिस में बिन बुलाए नहीं गया। इसलिए नाटक की दुनिया में मेरे नाम से वाकिफ है, मेरे काम से लोग वाकिफ हैं, लेकिन इस फिल्म की दुनिया में मेरे नाम से, मेरे काम से बहुत गिनती के लोग वाकिफ हैं। दर्शक मेरे होंगे, लेकिन ये जो घराने हैं, ये जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, नामवर लोग हैं, उन तक मेरी रीच नहीं है। तो मैं यहाँ ज्यादा अपने आप को जिंदा दिल मानता हूँ, यहाँ मेरा इंटरेक्शन बढ़ जाता है, मेरा सरोकार बढ़ जाता है, मेरा सरोकार बढ़ जाता है इनके प्रति। यहाँ तो सिर्फ ये पैसे के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, परिवार को चलाने के लिए ये काम करता हूँ, नहीं, उसमें कोई ग्रेज नहीं है। और मैं जिन लोगों से जुड़ा हूँ आज भी, मेरे प्रोड्यूसर्स वही हैं जिनके साथ मैंने 20 साल पहले काम किया था, मेरे एक्टर्स वही हैं जिनके साथ मैंने पहले काम किया हुआ, वही टीम चलती है, उन्हीं के साथ मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। सैटेलाइट में मैंने काम किए, लेकिन वहां से भी मैं डिफर कर गया, क्योंकि नए नए लोग आते हैं, ये सब क्रिएटिव हेड बन के। दूरदर्शन पे मैक्सिमम काम किया, क्योंकि यहाँ मुझे एक स्वतंत्रता है, मुझे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुझे अपने लेखन की स्वतंत्रता है, जो भी मैं चाहूँ, जैसा भी चाहूँ। और यहाँ मैं हर चीज पे अपनी निगरानी रखता हूँ कि ये एक्टर असाइन हुआ है, यहाँ शूटिंग होनी है, इसकी वेशभूषा ऐसी होगी। सैटेलाइट के प्राइवेट चैनलों में तमाम लोग होते हैं, मेरे ऊपर ही क्रिएटिव के नाम पे 5-5 लोग राइटर के ऊपर होते हैं, उनकी अलग शब्दावली होती है, वो उनकी अटकचरी ज्ञान, उनकी स्कूलिंग डिफरेंट है, इसलिए मैं उनके डिसिप्लिन में कहीं खप नहीं पाता है। शुरुआत में मैंने किए ये नजदीकियां सोनी के लिए किया, कदम दिव्या दत्ता जैसी एक्ट्रेस ने कदम स्त्री नारियों पे की समस्याओं को लेके वो सारा कहानियां होती थी। उस जमाने में बड़े बड़े ऐसे कहानी, पटकथा, संवाद, ऐसे पूरा नाम जाता था विभांशु वैभव। और जो भी काम मैंने किए पूरा क्रेडिट लेता हूँ, उसकी कहानी भी मेरी है, इसके पटकथा भी मेरी है, संवाद भी मेरे हैं। इकलौते दम पे जो भी काम मैंने किया है अपने अकेले, 1-2 छुटपुट हो सकते हैं जिन पे इधर उधर रहा हो, लेकिन सारे काम आकाश जी टीवी पे किया, ये तेरा घर ये मेरा घर स्टार पे किया। सबकी अलग अलग कहानियां थी, बड़ी रोचक कहानियां थी, सब सराहे गए। तो दूरदर्शन में प्रिविलेज ये होती है कि मैं अपनी बात अपने ढंग से, यहाँ उस तरह का मद नहीं होता, उस तरह के खर्चे, मतलब उस तरह के बजट नहीं होते, लेकिन बात या कंटेंट पे मैं अपनी बात को पुरजोर ढंग से रखता हूँ, मतलब। तो और नारीगत ही बातें मैंने ज्यादा की हैं, वो वही मेरी बहनें रही हैं, वो वही मेरी दोस्तियां रही हैं, वही मेरी सहेलियां रही हैं, उनके ही कथोपकथन को मैं आगे ले जा पाया हूँ। वही मेरी दादी, अब वो मुझे उनको लाना पड़ा कि नहीं, लड़का लड़की बराबर होते हैं, बराबर की सहभागिता होनी चाहिए, वो लेके आया, कहलवाया। अब यहाँ की मतलब स्क्रीन की दादी से कहलवाया कि नहीं आओ पहले तुम खाओ, उसको तोड़ा ना, उसको बदला, उसको बदला। अच्छा, विभांशु वैभव को जिस विभांशु की तलाश थी वो मिला? ढूंढ रहा हूँ, तलाश नहीं खत्म, अभी यात्रा में है, मिलेगा। डूबा हूँ अभी, क्या कहते हैं कि अब तो हम डूब कर ही उभरेंगे, हो रहे हैं साथ जो किनारे हैं, तो हम तो अभी डूबने की प्रक्रिया में डूबे हैं, अब निकलेंगे, अभी उभरे नहीं है, अभी हम डूबे, बहुत गहरे डूबे। तो अभी वो नहीं है कि मतलब पा लिया या कुछ, वो उस आकलन पे मैं नहीं जा पाया हूँ, अभी तलाश जारी है और ये चलती रहेगी अनवरत, बहुत कुछ बाकी है। ठीक है विभांशु जी, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपने विचार शेयर किए, और जो बात आपने कही कि
आप यात्रा में हैं, अभी अभी डूबे हैं, फिर उभरेंगे। तो यही, ये जो गति है, यही जो निरंतरता है, यही है जो है। बाकी मंजिल क्या है क्या पता है। जी, तो तो इसलिए ये तो हाँ, और ये उस पे भी मनोकामना। मेरे ताऊ जी का ही एक वो शेर, क्योंकि वो नाम कभी शायर का नहीं लेते थे, लेकिन उस जमाने से कंठस्थ है कि वक्त के दरीचों से बहुत लोग गुजरे हैं, बहुत लोग गुजरेंगे। वक्त के दरीचों से बहुत लोग गुजरे हैं, बहुत लोग गुजरेंगे। वक्त एक तवायफ है, सबका साथ देती है, सबसे जी चुराती है। क्या बात है, वाह। तो चलिए, तो थैंक अभी यू सो मच। ईश्वर करे आपकी यात्रा जो है आप मंजिल तक पहुंचे, और निश्चित रूप से आप पहुंचेंगे। और ये सफर, जो ये बस सफर है, ये आप लोगों की दुआ बनी रहे, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, ये चलते रहें, हम लिखते रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, आपने मुझे ये अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार कि मतलब मैं अपने थैंक यू। मन की सारी बातें आपसे शेयर कर पाया इस मंच बहुत के अच्छा माध्यम। लगा, बहुत अच्छा लगा, और लोगों तक पहुंचा। ये जो संघर्ष है ना, जी जी ये जब पहुंचता है तो ये हौसला देता है। जब लोगों तक पहुंचता है ना, वो लोग जो जो सफर की शुरुआत में है, आपका ये जी, संघर्ष उनके लिए हौसला बनेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अभी यही उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक